हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। सुबह के बज गए हैं 3 और मुझे पता है बहुत सारे प्यारे दोस्त हमारे उठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का कॉम्पिटेंसी पे सबसे अच्छा प्यारा सा पेपर। मैं हूं हितेंद्र पांडे और ये है मेरे मित्र खगेश। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। है ना, सुबह के 3 बज गए हैं और हम लोग जो है आपके लिए लेकर के आए हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर। जैसा कि सीबीएसई ने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि 80% क्वेश्चन आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ओनली। सो हम लोग उसी प्रकार के क्वेश्चन जो है लेकर के आए हैं। और ये आप जब क्वेश्चन आप करोगे ना इसके सॉल्व और आप करके जाना, इसमें से क्वेश्चन भी आने के चांसेज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपका आईक्यू ऑटोमेटिक सुबह अपग्रेड हो चुका होगा और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे। और क्वेश्चन के साथ साथ आपका थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी कराते चलेंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग भी करेंगे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं हूं हितेंद्र पांडे और मैं आपको कराऊंगा केमिस्ट्री एंड बायो, एंड फिर मेरे मित्र खगेश जी आपको कराएंगे फिजिक्स। तो खगेश जी अब आप थोड़ी देर बैठ के चाय पीजिए और मैं जरा केमिस्ट्री बायो निपटाता हूं। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, ओवर टू चलो यू। है ना, स्टार्ट करते हैं सर। स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली स्लाइड पे देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन अपने प्यारे बच्चों को करने देते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए जो बायोलॉजी से स्टार्ट होता है, मैं आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू रीड द क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन रीड करो, फटाफट से क्वेश्चन रीड करो भाई, फटाफट से क्वेश्चन रीड कर लो, रीड करो। आई होप कि ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। Question number 1 to 7 are competency based multiple choice question. Select write one most appropriate option out of the 4 option given for each of the question. तो इस तरह के आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? आपको मिलेंगे 7 क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Which of the following option shows the transport of oxygen to the cell correctly? तो देखो प्यारे बच्चों, इसके आंसर के लिए मैंने ऑलरेडी एक इमेज यहां पे रख लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि आपको दिखाने में काफी आसान हो जाएगा और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। तो देखिए, तो लंग्स से पहले कहां जा रहा है ऑक्सीजन? लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, मतलब ऑक्सीजन कहां जाएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू पहुंचेगा। कहां कहां पहुंच गया? देखो हार्ट में पहुंच गया, लेफ्ट ऑरिकल में। तो लंग्स फिर पल्मोनरी वेन को फॉलो किया, कहां पहुंचा? लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां पहुंचा? लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? एओर्टा के थ्रू, यानी यहां पे देखो एओर्टा भी मिल गया हमें। कहां पहुंच गया बेटा? बॉडी सेल में पहुंच गया। तो मुझे लगता है यही हमारा आंसर है और हमें तुरंत ही पहले बार में हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, एक्युमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन द फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ईच हायर ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज। तो प्यारे बच्चों फटाफट से आंसर सोच लो, फटाफट से आंसर सोच लो जल्दी से, क्या होगा इसका? तो आई होप कि सबने पढ़ा हुआ है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है ना, बायोमैग्निफिकेशन सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलो इसका आंसर क्या हो गया? बायोमैग्निफिकेशन ऑलरेडी डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में मिल गया। एक्युमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन द फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva? तो बताओ भैया, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेस नहीं है। सलाइवरी अमाइलेस क्या होता है? एक एंजाइम जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। क्या करता है बोलो प्यारे बच्चों, क्या करता है? फटाफट बोलो। तो भैया स्टार्च ब्रेक डाउन करता है ना। जो स्टार्च का जो डाइजेशन है प्यारे बच्चों, जो शुगर का जो डाइजेशन होता है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एक ब्रेड का टुकड़ा लें, उसे कुछ देर तक च्यू करें, तो थोड़ी देर के बाद जो ब्रेड जो पहले से बिल्कुल मीठा नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर मीठापन आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स स्टार्च शुगर में यानी ग्लूकोज वगैरह में ब्रेक डाउन होने लगता है। तो वहीं से इसका आंसर मिलेगा। तो which of the following event in the mouth cavity will be affected if salivary amylase यानी टाइलिन is lacking in the saliva? बेटा स्टार्च ब्रेकिंग डाउन। ऑप्शन क्या क्या पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ठीक है, तो एक तो ये रुक जाएगा। प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन टू अमीनो एसिड, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ विटामिन, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैट्स ब्रेकिंग डाउन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए, ठीक है। क्या आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ए पार्ट। तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा, नहीं आया तो पूछ सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, विच हार्मोन प्लेस अ क्रूशियल रोल इन एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट? Which hormone plays a crucial role in apical dominance in the plant? तो पहले खुद से सोचो फटाफट, ठीक है, क्या होगा? एपिकल डोमिनेंस कौन कराता है?
एपिकल डोमिनेंस हम किस पे बात करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा, आई होप सबने याद किया हुआ है, इसकी टेबल है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सिन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, ऑक्सिन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। A common feature of reproduction in amoeba, Spirogyra and yeast is that, ठीक है। तो पहले फटाफट सब लोग अपने आप आंसर पढ़ ले, अपने आप पहले एक बार आंसर रीड कर ले, आप अपने मन में सोच रहे कि क्या आंसर लगाने वाले, उसके बाद बात करेंगे। तो देखो कॉमन फीचर क्या है अमीबा में, स्पाइरोगैरा में और ईस्ट में, क्या कॉमन फीचर है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स आफ्टर सेक्सुअल, तो ये तो होता ही नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर सी और डी में अपने आप लगाओ, सी और डी में बेटा अपने आप सोचो फटाफट क्या लगाओगे, ठीक है। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट, भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट, ऐसा कैसे हो सकता है, एसेक्सुअल और गैमीट बन जाए, हो ही नहीं सकता। अब देखो यहां पे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, तो ये कॉमन फीचर है भाई अमीबा में, स्पाइरोगैरा में, ईस्ट में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, कोई पापा मम्मी वाली बात नहीं होती यहाँ पे बेटा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। फिर 2 pea plants, one with round green seeds, RRYY, है ना, राउंड येलो, है ना, एंड रिंकल ग्रीन, ये बात है ना, इसी पे आपने किया हुआ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो RRYY and another with wrinkled yellow, RRYY seeds produces F1 progeny having round yellow। तो F1 progeny में यहाँ पे सब में सेम मिलता है, जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में सारे के सारे एक जैसे मिलते हैं आपको। When F1 plants are selfed, the F2 progeny will have the following combination, सबको पता है 9:3:3:1 का कौन सा रेशो होता है, फिनोटाइपिक रेशो होता है। जीनोटाइपिक इसका लंबा है तो फिनोटाइपिक रेशो ही पूछा होगा, तो फटाफट से इसका आंसर देख लो भाई कौन सा होगा, कहां पे 9:3:3:1 है, कहां छुपा है, चेक कर लो। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है, बी इसका सही आंसर हो गया। तो फिर नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ हाइंड ब्रेन कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कंट्रोल करता है बेटा, ये दिल की धड़कनों की जो रेट होती है उसको कंट्रोल करेगा, रेट ऑफ हार्ट बीट। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा रेट ऑफ हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फिर एसर्शन और रीजन है ना, सबको इसमें दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पहले इसको पढ़ के देखो, फिर आगे हम लोग लगाते हैं। तो नर्व इंपल्सेस आर कैरिड फ्रॉम गस्टेटरी सेल्स ऑफ टेस्ट बड टू ब्रेन, ठीक है। नर्व इंपल्सेस आर कैरिड फ्रॉम गस्टेटरी सेल्स ऑफ टेस्ट बड टू द ब्रेन, ये लाइन तो ठीक लग रही है भाई, बिल्कुल ठीक है। टेस्ट सेंटर इन द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर perceiving the taste of sensation, ओके फाइन भैया, दोनों ही बातें ठीक हैं। और जो सेकंड वाली लाइन है वो पहले वाले का एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या लगा दोगे, क्या लगाओगे इसका आंसर, ए लगा देना, ठीक है। इसका आंसर क्या लगा देंगे आप, ए लगा देंगे, जहां पर असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। 9th में क्या है, assertion है that sex of a child in human beings will be determined by the type of chromosome he she inherits from the father, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि फादर का XY होता है, फीमेल में तो XX होता है, तो वहां से जो अगर X गया तो फीमेल बन जाएगा, अगर Y गया तो मेल बन जाएगा, है ना, तो मेल चाइल्ड बन जाएगा। तो रीजन क्या है, अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स X क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर वुड बी अ गर्ल, वेरी गुड, व्हाइल अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स Y क्रोमोसोम फ्रॉम फादर वुड बी अ बॉय, है ना। तो ये मेल पार्टनर पे डिपेंड करता है बेटा कि वेदर द चाइल्ड विल बी गर्ल और अ बॉय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही लाइनें ठीक है, दोनों ही लाइनें ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है वो सही, और हमारा प्यारा सा आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो दोनों असर्शन रीजनिंग हो गए। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है, हाउ डू गार्ड सेल ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर्स। तो आपको वहां पता होगा, अगर जब गार्ड सेल क्या करता है, वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, अब वाटर जब अब्सॉर्ब करेगा तो स्वेल हो जाएगा, स्वेल होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, फिर जब वो वाटर लूज करेगा तो क्या होगा, तो फ्लैसिड हो जाएगा, बिल्कुल झूल जाएगा ना, मतलब जैसे पानी निकल गया तो क्या होगा, वो जैसे बैलून जो होता है फूलने पर थोड़ा सा खुल जाता है, और जैसे बैलून सिकुड़ गया तो वो ऐसे बिल्कुल आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की वहां पे चीजें होती हैं कि हाउ डू ओपन, मतलब वो बेसिकली जब कंसंट्रेशन के ऊपर बात हो जाती है। अभी आगे इसका आंसर लिख के भी दिखा देंगे। व्हाट हैपेंस इफ ऑल द सब्सटेंस प्रोड्यूसेस आर बायोडिग्रेडेबल, तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं अगर वो बायोडिग्रेडेबल होंगे तो बेटा वेस्ट की दिक्कत ही नहीं होगी, है ना, सारे के सारे वेस्ट क्या होंगे, खुद ही डिकम्पोज हो जाएंगे, तो वेस्ट पॉल्यूशन इन सब की दिक्कत नहीं होगी, बायोमैग्निफिकेशन वाली कलेश नहीं होगा, है ना। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन,
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर मेल बॉडी के बाहर हो रहा है, सॉरी, अगर वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, पानी वगैरह में हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन सबके आंसर भी देख लो फटाफट। तो आंसर देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लिया है, सो दैट आराम से आप बच्चे फोटो खींच के मतलब या उसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ पाए। तो हाउ डू गार्ड सेल ओपन, है ना? तो लिखो, लिखा है गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम्स टर्जिड causing stomata to open। तो जब वो फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, तो स्टोमेटा अपना प्यारा सा ओपन हो जाएगा। when they lose water they become soft and stomata close। तो अगर जब वाटर लूज करेगा तो स्टोमेटा सॉफ्ट होके क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड ऑन वाटर कंसंट्रेशन एंड लाइट। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस पे डिपेंड करता है? वाटर कंसंट्रेशन और लाइट पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट हैपेंस इफ ऑल द सब्सटेंसेस produced are biodegradable। तो already we discussed if all the substances were biodegradable, waste would decompose naturally and not accumulate in the environment। तो फिर उससे क्या फायदा होगा? pollution and biomagnification would be reduced significantly। ठीक है, आई होप बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, गिव एन एग्जांपल ईच। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी आई टोल्ड यू, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड फीमेल बॉडी। ठीक है, इसलिए दिया है ताकि आपको पता हो कि अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन तो हमें लिखना कैसे है, क्योंकि बेटा अगर आप अच्छे से लिख के नहीं आएंगे तो नंबर मिलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड फीमेल बॉडी, वहां पर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। यहाँ पे हाई चांसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग, सो लेस नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, लो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वहां पे। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड। ऐसा यहाँ पे क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो ऑफस्प्रिंग बनने के जो चांसेस हैं, ऑफस्प्रिंग बनने के जो चांसेस वो ज्यादा है ना? फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा है। तो अगर फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, गैमेट्स का, तो वहां पे क्या है? अगर एक एग भी है तो भी आराम से वो चीजें हो जाएंगी। तो देखो भगवान ने सबको बहुत सोच समझ के बनाया है। तो ठीक है, तो जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे क्या होगा? मल्टीपल एग्स होंगे, क्योंकि वहां वाटर में वहां प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वहां पे मोर नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे एग्जांपल हैन, काउ, ह्यूमन बीइंग्स है ना? इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में आप सभी को पता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल हमारे पास स्टार फिश है, फिश ले लो, फ्रॉग ले लो, और आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर देम इन 50 to 80 वर्ड्स। ये सब लाइनें पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि ताकि आपको पता हो ना एग्जैक्टली आपको लिखना कितना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हाउ आर एल्वुलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो भगवान ने जो हमें हमारे अंदर जो एल्वुलाई दिया हुआ है कैसा होता है ना? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, गैसेस एक्सचेंज में काम आता है ना? तो अब उसमें क्या ऐसा है टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए भाई? हमें लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, है ना? तो अगर मैं 13 का आंसर बनाना चाहूं तो क्या सबसे पहले क्या है? हमें लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया, है ना? लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। लार्ज सरफेस एरिया होगा तो एल्वुलाई जो है मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज करेगा। थिन वॉल्स होनी चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? जो एक सेकंड, ठीक है, इसके अंदर क्या होना चाहिए? थिन वॉल्ड होनी चाहिए। ठीक है, मॉइस्ट होना चाहिए। ठीक है, और बताओ क्या होना चाहिए? सोचो फटाफट। लार्ज सरफेस एरिया होगा, थिन वॉल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा वहां पे मॉइस्ट सरफेस होगा तो ज्यादा बढ़िया होगा, और रिच ब्लड सप्लाई, है ना? जो ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं रिच ब्लड, ठीक है, सप्लाई होती है, इसीलिए एल्वुलाई जो है काफी अच्छा से गैसेस एक्सचेंज करती है। सब चीजें वहां पे हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, हाउ डज द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है जो डाइजेस्टेड फूड आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है? प्यारे बच्चे फटाफट बताइए, अपने आप सोचो पहले, सब लोग पहले अपने आप सोचिए आंसर, उसके बाद मैं लिखता हूँ। हाउ डज द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? वहां पे बेटा विलाई प्रेजेंट होता है। वहां पे क्या होता है? विलाई प्रेजेंट होता है, और लार्ज सरफेस एरिया, जो कि लार्ज सरफेस एरिया बना देता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मौजूद है? वहां पर विलाई हैं, विलाई आर प्रेजेंट। विलाई होने से क्या हो गया हमारे पास? क्या हो गया? लार्ज सरफेस एरिया हो गया, लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, क्या है भैया? विलाई प्रेजेंट है। तो विलाई क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो सरफेस एरिया को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? रिच कैपिलरी नेटवर्क भी है, रिच
कैपिलरी, रिच कैपिलरी नेटवर्क, है ना। तो ये सब है, ये सब यहाँ पे फीचर्स हैं उसके, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड, है ना। जो फाइनल डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगले स्लाइड में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, देखो बेटा मेंस्ट्रुएशन अकर क्या है, मतलब कैसे अकर करेगी, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या है, जैसे हर मंथ एक पीरियोडिक साइकिल है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, हर मंथ क्या होता है, जो यूट्रीन वॉल्व होती है, ठीक है, वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, ठीक है। इनकेस अगर मान लो कोई फीमेल है, अगर वो कंसीव करती है, ठीक है, तो वहां पे जो आपका जाइगोट है वो आके अटैच हो जाता है ताकि फर्दर डेवलपमेंट करे एम्ब्रियो में, फीटस में, एंड फाइनली ठीक है यंग वंस जो बॉर्न होते हैं, मतलब वो एक जर्नी है अपने आप में, ठीक है। जो एक जेस्टेशन पीरियड होता है, उसके बाद पार्चुरेशन होता है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, क्योंकि जब वहां पर यूट्रीन वॉल पे कोई भी जाइगोट वगैरह या कोई इम्प्लांटेशन नहीं होता है, इन द एब्सेंस ऑफ इम्प्लांटेशन या जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो यूट्रीन लाइनिंग जो है उसकी जरूरत नहीं है, जो वो एक जो थिकनिंग थी ना, जो उसने अपने अपने जो उसने बनाया कंसीव करने के लिए या उस जाइगोट को होल्ड करने के लिए, या फिर यूट्रीन वॉल पे जो चीजें अटैच होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो क्या होता है कि जो यूट्रीन लाइनें हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं और ब्लड के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये बॉडी से बाहर चला जाता है दैट। तो उसी तरह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। इसको लिख लेते हैं वन, और वैसे तो आप बहुत अच्छी लाइनें बना सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो कि मेंस्ट्रुएशन अकर व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, है ना। तो आप लिख सकते हो मेंस्ट्रुएशन अकर्स, लिख सकते हैं मेंस्ट्रुएशन अकर्स, सिंपल सा लिख लेते हैं, मेंस्ट्रुएशन अकर्स when fertilization does not take place, fertilization does not take place, ठीक है, when fertilization does not take place, ठीक है। तो ये सारी बातें प्यारे बच्चों, तो menstruation occurs when fertilization does not take place and the uterine linings break down, ऐसे ऐड कर लो उसको, and the uterine linings break down, uterine linings breaks down, तो ये लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आगे क्या है, हाउ डज द ह्यूमन फीटस डिराइव न्यूट्रिशन, तो बेटा ह्यूमन फीटस को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, कैसे मिलेगा भाई, प्लेसेंटा से मिलेगा, है ना। प्लेसेंटा क्या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड होती है बेबी के बॉडी से, ठीक है। तो बाई प्लेसेंटा, और आप आगे लिख सकते हो वाया अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए भाई, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट से नोट करिए इसको। तो बाय प्लेसेंटा, है ना, वाया अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये सभी लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है, सारा चीजें हो गई हैं फटाफट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो देखो, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, केस बेस्ड है, एंड शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। There is bad ozone formed in the lower atmosphere that harms plant and animals, and also good ozone found in the upper part of the atmosphere. It contains 3 oxygen atoms, O3, which are formed as a consequence of photochemical reaction in the environment. Explain the formation of ozone. इतनी कहानी क्यों बोला भाई, ठीक है, वो तो हमें पहले से पता है। तो ओजोन क्या होता है बेटा, O3 होता है। ओजोन क्या है, O3 है। O3 कैसे बनता है भाई, आपका जो O2 है उस पर यूवी लाइट पड़ेगी, वो टूट जाएगा O+O में, ठीक है। और फिर जो O बना, वो सिंगल O बना, वो जाके किसी O2 मॉलिक्यूल से दोस्ती कर ले, वो क्या बना लेगा, O3 बना लेगा प्यारे बच्चों। तो फटाफट लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन क्या होगा, जो आपका O2 है ना, उस पर पड़ेगी यूवी लाइट, वो बन जाएगा O+O, ठीक है। और फिर एक जो O है बना, वो किसी O2 से दोस्ती करके क्या बना लेगा प्यारे बच्चों, O3 बन जाएगा, जो कि क्या कहलाता है, ओजोन कहलाता है। इस तरह के रिएक्शन आप वहां पे शो कर सकते हैं, इस तरह की रिएक्शन आप वहां पे शो कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, अच्छा ये जो और वाला पार्ट है, केवल बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे, ये सिंगल वाला कर देंगे, ये 3 छोड़ देंगे, ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना है। केवल ए और बी में ये और है, ये जो और है ना, ए वाला करो या बी वाला करो, तो हमें तो सारे ही करने हैं। व्हाई द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज ए कंसर्न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ
ऑर्गेनिज्म। भाई अगर ओजोन लेयर नहीं होगी ना तो जो सन की यूवी लाइट है वो आपके स्किन को बर्न कर देगी, स्किन कैंसर कॉज कर सकते हैं, है ना, स्किन कैंसर कॉज हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है ना। तो ये सारी जो है दिक्कतें हो जाएंगी अगर हम क्या कहते हैं ओजोन को नहीं बचाएंगे। तो ओजोन डिप्लीशन अगर हो जाता है तो कंसर्न क्यों है, बिकॉज वहां पे स्किन कैंसर कॉज करेगा, स्किन कैंसर कॉज कर सकता है ना, कैटरेक्ट कॉज कर सकता है। तो ये सब जो दिक्कतें हैं वो फिर सामने आ जाती हैं। नेम द केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय ओजोन। तो भाई सिंपल सी बात है, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFCs, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, बट हाँ सारे क्वेश्चन बच्चों वाले नहीं है, अब आगे आप देखोगे तगड़े तगड़े क्वेश्चन आएंगे अभी। तो अभी ट्रेलर चल रहा है बेटा, ट्रेलर ही चल रहा है ये। तो CFCs क्या होता है, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरो है ना, फ्लोरो और कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, ठीक है, दे आर द केमिकल दैट डिस्ट्रॉय ओजोन। Expand UNEP and mention its importance in context of ozone protection। तो UNEP क्या होता है बोलो भाई। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये क्या करेगा, जो क्या कहते हैं जितने भी मतलब जो केमिकल्स है जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं उनके यूजेस को कंट्रोल करते हैं लोग, ठीक है। एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, टीटी जैसा एक टीटी साइन होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं, कभी गूगल करके पढ़ना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पे साइन हुआ था, काफी अच्छी ट्रीटी है, जिसमें कई सारे कंट्री इन्वॉल्व है, आई गेस इंडिया भी है, ठीक है, जिसमें ये लोग सब मिलकर डिसीजन लेते हैं कि कैसे हम लोग ओजोन को बचाएं या कैसे किस तरह से एनवायरनमेंट के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो कह रहा है ड्रॉ सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग्स एंड लेबल ऑन इट लंग्स, कैपिलरीज, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, एओर्टा टू बॉडी, पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स। आई गेस ये है हमारा डबल सर्कुलेशन का डायग्राम। तो आई होप कि सभी को बनाना आता है डबल सर्कुलेशन का डायग्राम, ठीक है। हार्ट वार्ट सब अच्छे से बना लो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाई होती है, यहाँ पे भी आप जो फ्लो चार्ट होता है बेटा वो फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेपरेट चैनल्स इन मैमल्स एंड बर्ड्स फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी सब आंसर लिखेंगे, डोंट वरी, परेशान मत हो, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ बेटा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेपरेट चैनल्स इन मैमल्स एंड बर्ड्स फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड अलग जा रहा है, उससे फायदा क्या है कि दोनों साफ और गंदा खून मिलेंगे नहीं, है ना। तो अगर खून मिक्स नहीं होगा तो आराम से चीजें हो जाएंगी, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रॉपर होगा, सारी चीजें अच्छे से होंगी, ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाएगा सेल्स को, ठीक है। तो चलो इसको क्वेश्चन को और लिखवा देते हैं। तो सिमेट्रिक डायग्राम अगर आपको देखना है तो यही वो डायग्राम है जो आपको बनाना है बेटा, है ना। ये बीच में आपका हार्ट हो गया, इसमें लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। लंग्स से अच्छा वाला खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचेगा। लेफ्ट ऑरिकल से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पुश करता है ना, ये करता है पंप करता है ब्लड को प्रेशर के साथ, और जो एओर्टा है वो उसको लेके कहाँ पहुंच जाएगा, बॉडी पार्ट्स में, सेल टू सेल पहुंचाएगा। फिर वहां से जो गंदा सा खून होगा उसको निकालेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया जाएगा वेना कावा से, वो पहुंचेगा सीधा राइट ऑरिकल में। अच्छा, ब्लड जो है हार्ट में ऑरिकल से ही एंटर करता है, तो राइट ऑरिकल से एंटर करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से पंप किया जाएगा, और फिर से वो घूमता हुआ कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से पंप होकर कहाँ पहुंच गया, आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंच गया लंग्स में। अच्छा, इस पूरे सर्कुलेशन में आप देखेंगे कि ब्लड ने हार्ट में 2 बार एंटर किया है ना। एक बार लेफ्ट ऑरिकल में एंटर किया, फिर बाहर निकल गया, फिर से राइट ऑरिकल में एंटर करके फिर नीचे आके फिर बाहर निकला। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो यही इसका है आंसर है, हो जाएगा। What is the advantage of separate channel in mammals and birds for oxygenated and deoxygenated blood? So mammals and birds have a 4-chambered heart which keeps oxygenated and deoxygenated blood completely separate. तो इससे क्या होगा, जब सेपरेट रहेगा तो this prevent mixing of blood and ensures that pure oxygenated blood is supplied to all parts of the body. तो जब खून अलग अलग रहेगा, जो ब्लड है वो अलग अलग रहेगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, तो जो प्योर ब्लड है या जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑल बॉडी पार्ट्स पे आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है।
तो देखो ऑल बॉडी पार्ट था, बॉडी पार्ट पे या सेल टू सेल सारे ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो भाई रेस्पिरेशन मदद मिलेगी, रेस्पिरेशन से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब एनर्जी तो हमें चाहिए भाई, एनर्जी अगर एक एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन होगा तभी तो हम जैसे जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे लिए एनर्जी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो हमें क्वेश्चन हमारे पास है जो और में दिया हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो भाई देखो डीएनए कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए कॉपी होगा तभी तो आगे इनहेरिटेंस होगी, है ना। और डीएनए को जो एप्लीकेशन है, या जो डीएनए की जो हम कॉपी की हम बात करते हैं, ये कैसा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। जब डीएनए टूटेगा तो एक सिंगल, दो डबल स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो नए दो डीएनए बनेंगे ना, उसमें एक पुरानी वाली स्टैंड होगी और एक नई बनेगी, एक पुरानी वाली स्टैंड होगी और एक नई बनेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं जो डीएनए कॉपिंग होती है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, वो कैसा होता है बेटा, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो डीएनए हैज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द सेल डिविजन्स एंड फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। इनहेरिटेंस क्या है ना, यही आपका हेरिडिटी की बात करता है यहाँ पे। सेल डिवीजन, इसमें क्या होगा, देखो क्या क्या है। सेल डिवीजन माइटोसिस अकर आफ्टर डीएनए कॉपिंग, यानी जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन में बोलते हैं। सेल डिवीजन एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, है ना, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द जाइगोट, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, मतलब यहाँ मियोसिस भी होगा पहले एंड माइटोसिस भी होगा। जैसा मियोसिस इसलिए होता है क्योंकि मियोसिस क्या कहते हैं, प्लॉइडी को चेंज कर देते हैं, मियोसिस हैप्लॉइड बना देता है ना, 2n से n कर देता है बेटा, ठीक है। तो हेंस डीएनए कॉपिंग एसेंशियल फॉर या इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन लाइनों को आप अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे, आई होप कि आंसर आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा इसमें। तो डीएनए जो है क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है ना, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा इसका आंसर और फ्रेम किया मैंने, ठीक है, उतना पहले वाला आंसर थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, मैंने कहा अगर 1-2 नंबर में आए तो बच्चे कैसे लिखेंगे। तो एक सिंपल सा आंसर यहाँ लिखा हुआ है, डीएनए कॉपी इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इंश्योर दैट व्हेन अ सेल मल्टीप्लाइज थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस ऑफ मेयोसिस, ठीक है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल पासेस इनटू द न्यू सेल। The DNA replicates so that there will be an extra copy of DNA when the cell multiplies, ठीक है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हमें पढ़ने हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, और एक्सप्लेन बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड आईयूडीज, आईयूसीडीज भी बोलते हैं, आईयूडीज भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, है ना, जो बर्थ कंट्रोल करते हैं। तो बैरियर मेथड है यहाँ पे, जो विच प्रिवेंट्स स्पर्म्स फ्रॉम रीचिंग द एग, इसमें हम डायफ्राम वगैरह है, कॉन्डम्स वगैरह हैं बेटा, ठीक है। केमिकल मेथड्स हैं, ओरल पिल्स वहाँ पे यूज होते हैं, विच प्रिवेंट्स ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो ये जो आईयूसीडी है, इंट्रा यूट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, है ना, ये जो इंट्रा यूट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉपर टी, ये क्या करते हैं, इट इज इंसर्टेड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, है ना, ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन को मतलब प्रोवाइड, मतलब प्रिवेंट करेगा, ठीक है, इंसर्टेड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन को पहले खुद से देखो, थोड़ा सोचो क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। फटाफट से देख लो भाई, फटाफट से देख लो और सोच के बताओ, ठीक है, फटाफट से सोच के बताओ, ठीक है, क्या आंसर होगा। तो सेलेक्ट एंड राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस। तो हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से सोचना है, लाइमस्टोन जब हीट होगा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, लाइमस्टोन जब हीट होगा तो क्या बनेगा। लाइमस्टोन होता क्या है, ये होता है CaCO3, है ना। लाइमस्टोन क्या होता है बेटा, ये आपका CaCO3 होता है, ठीक है। तो जब CaCO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaO + CO2। ये जो रिएक्शन है यहाँ पर कैसी है, एंडोथर्मिक है, कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और CaO से जब, ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे CO2 और H2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा बेटा सिलेक्ट लाइम, क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अगर दोनों एंडोथर्मिक है, ये एक एक्सोथर्मिक है, तो वहां पे उस तरह से टिक लगाना है यहाँ पे। तो देखो ये वाला एंडोथर्मिक वाला है, क्या एंडोथर्मिक पहला है, ठीक है, यहाँ पे देखो कट लगा हुआ, यानी कि आंसर तो गलत हो गया। क्या एंडोथर्मिक, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देखो एंडोथर्मिक है ना, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ सही है। क्या अगला वाला एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा,
सी इज द आंसर। फटाफट इसको चेक कर लो, ठीक है, एक बार उससे भी सोच लो कि हाँ हमारा सब सही है, ठीक है, और हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, ठीक है प्यारे बच्चों। एक मिनट हम थोड़ा सा कैमरा को ठीक करेंगे, हल्का सा कैमरा हिल रहा था। आई होप कि आपको सारा कुछ ठीक से दिख रहा है। आई एम जस्ट चेकिंग दैट। चलो, है ना, फटाफट से अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भाई चलो, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन को ध्यान से समझो भाई, पूरा गदर मचा रखा है ना। अब क्वेश्चन कई बार क्या होता है, ऐसे वैसे क्वेश्चन देख के तो हम लोग डर ही जाए भाई, क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाए कि भाई ये है क्या, है ना। बट आपको परेशान नहीं होना है भाई, आराम से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहानी है। अब कह रहा है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसमें कुछ ए डाला, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, फिर यहाँ पे बी ऐड किया तो आयरन क्लोराइड, सी ऐड किया तो अमोनियम क्लोराइड, डी ऐड किया तो लेड क्लोराइड बना। अब ये ABCD क्या है समझना है। तो वो पहले ऑप्शन को देखो भैया, पहले ऑप्शन को देखो। वो कह रहा है ए कंसनट्रेटेड HCl है, तो अगर सोडियम में HCl डाल के हम क्या ही कर लेंगे बेटा, सोडियम तो HCl से रिएक्ट ही नहीं करेगा, है ना, सोडियम जो है HCl से रिएक्ट नहीं करेगा। तो फिर ये तो कहानी गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो कहीं पर भी अगर पहला ऑप्शन है तो यहाँ पे उस ऑप्शन को काट दो, ये कट गया, यहाँ पर भी पहला ऑप्शन है, ये भी कट गया, ठीक है, और यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है सही, ये कट गया। तो बच्चा कौन, एलिमिनेशन मेथड से अगर हम देखें तो भैया ये हमारे पास यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और अब देख भी लो, ये कंसनट्रेटेड H2 से ऐड कर जाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड में बी डालेंगे तो ये बन जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया बेटा, बी हो गया। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई कैन जस्ट सेंड द आंसर्स आल्सो, मतलब और आई कैन जस्ट एक्सप्लेन। ये सिंपल से क्लियर होना चाहिए बेटा। पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत है, और मैंने क्या किया, एलिमिनेशन लगाया, थोड़ा दिमाग लगाया, कई बार दिमाग लगाने से जल्दी आंसर हो जाता है। तो जब पहला वाला गलत हो गया बेटा, 4 ही ऑप्शन है, देखो 4 ही ऑप्शन है, जिसमें इसमें पहला आंसर तो ये गलत हो गया, इसमें पहला ऑप्शन है ये भी गलत हो गया, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है सही तो ये भी गलत है। तो बचा क्या, यही बचा, फिर इससे ज्यादा हमें क्यों पंगे करने हैं, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया है ना, थोड़ा टिपिकल सा देखने में लग रहा है, लग रहा है वो देखने में टिपिकल सा। चलो कोई नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ग्राफ दिख रहा है, वॉल्यूम है इसमें, यहाँ पे pH दिख रहा है ना, pH है यहाँ पे। तो कह रहा है फ्रॉम द अबव ग्राफ फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर डिराइव्ड बाय प्रसाद, देन चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द गिवन। कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन द OH इज मोर देन H पॉजिटिव इन द रिएक्शन मिक्सचर। क्या ये बात सही है, चेक करो बेटा, क्या ये बात सही है, चेक करिए, ठीक है। तो कह रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन OH इज मोर, तो OH कैसे मोर हो गया, रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई है, तो ये तो एसिडिक वाला पोर्शन है भाई। ये क्या है, यहाँ पे कौन सा पोर्शन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पोर्शन है ना भाई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला रीजन है। तो क्या होगा, H की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगी, है ना, H ज्यादा होगा यहाँ पर। और ये तो कह रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन OH इज मोर, तो ये लाइन तो गलत हो गई, ठीक है, ये लाइन यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। तो फर्स्ट जहां पर भी होगा वो तो आंसर होगा नहीं भाई, ठीक है, फर्स्ट वाला तो अपना आंसर नहीं होगा। आप लोग भी सोचिए फटाफट, मैं भी सोच रहा हूँ, ठीक है, और बिल्कुल सही आंसर निकाल के दिखाएंगे। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट है तो इसको काट देते हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट है, इसको एलिमिनेट कर दो। 2 ऑप्शन बचे, बी या डी, है ना बेटा प्यारे बच्चों, बी या डी में हमें आंसर पहचानना है, ठीक है। थोड़ा सा और अगला, अभी तो अगली लाइन पढ़ी भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन H positive is less and OH in reaction mixture and OH in reaction at the end of the reaction the H positive is less then OH। okay, सही कह रहा है, ऊपर गए तो pH बढ़ गया, pH बढ़ गया नहीं बेसिक नेचर बढ़ गया, OH बढ़ गया, ठीक है। तो ये लाइन सही है, ये लाइन तो हमारी सही है। फिर वो कह रहा है इन द, यानी कि सेकंड यहाँ पर भी है, सेकंड यहाँ पे, तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे बढ़ते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो भाई ये एरिया स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और देखो यहाँ पर भी लगभग 13 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो रिएक्शन है ना भाई, जो भी हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में हो रहा है। तो ये लाइन तो गलत हो गई, ये थर्ड गलत हो गया। देखो थर्ड कहाँ कहाँ है, ये है तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। तो आंसर कौन सा बचा, बी, बी ही हमारा आंसर है, क्योंकि फोर्थ वाला भी सही है। अबव रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल ठीक बात है ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, बट कैसा क्वेश्चन है चलो चेक करते हैं। 3 डिफरेंट बीकर्स आर सेटअप एज शोन, ठीक है। तो पहले वाले बीकर में क्या किया है, एक मेटल, इसको आराम से सॉल्व करते हैं। मेटल क्या लिया इसने, जेड ले लिया,
पहला केस में क्या लिया है, जेड मेटल लिया है इन्होंने, ठीक है, पहले केस में क्या लिया है, मेटल लिया है जेड, तो जेड मेटल ले लिया, ठीक है, अभी लिख लेते हैं एक सेकंड, ठीक है, तो जेड इसका मेटल है प्लस, और एक्वस सॉल्ट ऑफ डब्लू, है ना, यहाँ पे किसका सॉल्ट ले रहे हैं, किसका सॉल्ट ले रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, एक्वस सॉल्ट ऑफ मेटल डब्लू सॉल्ट, तो ये लिख लेते हैं डब्लू, मतलब एक्वस मेटल और डब्लू सॉल्ट, यहाँ पे मान लो डब्लू सॉल्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डब्लू का सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, अभी देखते हैं रिएक्शन में कुछ बताएगा, कह रहा है इन बीकर फर्स्ट मेटल डब्लू इज डिस्प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन, कह रहा है मेटल डब्लू डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, मेटल डब्लू क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, मेटल डब्लू को निकाल दिया, यानी कि जेड सॉल्ट बन गया, जेड सॉल्ट बन गया और डब्लू बाहर आ गया। अच्छा, इससे पता क्या लगा, अगर जेड ने डब्लू को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि जेड, जो जेड है वो डब्लू से ज्यादा स्ट्रांग है, बोलो हाँ या ना, पता लग गया, जेड जो है डब्लू से ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप देखते हैं, वो कह रहा है रॉड ऑफ मेटल डब्लू, तो रॉड ऑफ मेटल डब्लू किस में मिलाया, एक्वस सॉल्ट ऑफ एक्वस मेटल एक्स सॉल्ट, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट है, एक्स सॉल्ट है, ठीक है, क्या बनता है देखो, वो कहता है इन बीकर टू, इन बीकर वन तो हमारा हो गया, इन बीकर टू मेटल एक्स इज डिस्प्लेस्ड, ये क्या हुआ, एक्स बाहर आ गया, प्लस एक्स बाहर आ गया, और ये बन गया डब्लू सॉल्ट, तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि डब्लू ने एक्स को भगा दिया बाहर, तो डब्लू और एक्स में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, डब्लू स्ट्रांग है एक्स से, डब्लू स्ट्रांग है एक्स से, ठीक है, तो वहां पे देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है, जेड फिर डब्लू फिर एक्स बन गया, तो सभी को आंसर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा होगा बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है, चलो तब भी फिर हम पूरा पढ़ लेते हैं। बीकर 3 में क्या हुआ, मेटल वाई इज डिस्प्लेस्ड, मेटल वाई को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे है क्या क्या, रॉड ऑफ मेटल एक्स है प्लस एक्वस मेटल वाई सॉल्ट, यहाँ पर क्या है, वाई सॉल्ट है, और वो क्या कह रहा है कि वाई इज डिस्प्लेस, यानी कि वाई को बाहर निकाल दिया गया, तो वाई को बाहर निकाल दिया और क्या बन गया, एक्स सॉल्ट बन गया, तो प्यारे बच्चों अगर एक्स सॉल्ट बन गया, वाई को निकाल दिया, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी कि एक्स की जो पावर है, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में वो ज्यादा है, तो देखो ये ऑर्डर बना, जेड इज मोर रिएक्टिव देन डब्ल्यू विच इज मोर रिएक्टिव देन एक्स एंड विच इज मोर रिएक्टिव देन वाई, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया भाई बी, है ना, तो मजा आया होगा करके, अभी तक सब आसान आसान से क्वेश्चन दिख रहे थे, ठीक है, अब थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड बढ़ा है, देखो यार सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी नहीं मिलेंगे एग्जाम में, है ना, ये भी समझ लो, लेकिन हाँ जब वो बोला है कि 80%, तो बेटा मान के लो 60-70% तो 100% कॉम्पिटेंसी बेस होने, बाकी आपको मिल जाएगा, जो पास होने वाले बच्चे वो बड़े आराम से पास हो जाएंगे, बोर्ड वाले एग्जाम में कोई फेल नहीं होता है भाई, वो भी साइंस की बोर्ड में, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो मजे से पास हो जाओगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मिस दीपिका conducted a few experiments to explain the properties of metal and nonmetals. She set up the experiments as shown in the given figure. अब देखो वो क्या कर रही है, बाप रे बाप, कोल्ड वाटर में सोडियम डाल दिया, धमाका ही कर देगी भाई ये बच्ची तो, ठीक है, तो यहाँ तो बिल्कुल ही धमाका होने वाला है, तो यहाँ तो H2 गैस निकलेगी, ठीक है, जब सोडियम मेटल डालते हैं कोल्ड वाटर में, तो सोडियम वाला H2 डालेंगे तो क्या होगा, NaOH पहले बनेगा और H2 गैस इवॉल्व होगी, और इतनी ज्यादा हीट निकलती है ना उस हीट से वो H2 गैस जो है बर्न करने लगता है, ठीक है, इसीलिए जब आप सोडियम मेटल पानी में डालते हैं तो फिर आग लग जाती है और पटपट की आवाज आती है, पॉप साउंड आता है, वो जो पॉप साउंड आता है बेटा वो हाइड्रोजन के बर्न होने की वजह से आता है, ये बस सभी को पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, पढ़ लो इसको भाई, ठीक है, चलो अगला क्या है, Mg प्लस कोल्ड वाटर, भैया Mg को कोल्ड वाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, पहली बात ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, Mg जो है वो हॉट वाटर या स्टीम वगैरह से रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से वो रिएक्ट करने के लिए मना कर देता है, कहता है भैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठंडा पानी से वो बहुत डरता है। जिंक प्लस HCl रिएक्शन हो जाएगी, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा, कॉपर प्लस HCl भी यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा, CuCl2 बन जाएगा भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, शी नोटेड हर ऑब्जर्वेशन एज नो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन बीकर 4, ठीक है, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन बीकर 4, अब बताओ ये सही कह रही है गलत कह रही है, सही कह रही है गलत कह रही है, बोलो बेटा क्या कह रही है, ठीक है, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन बीकर 4, चलो भाई फटाफट बताओ भाई आंसर क्या होगा, जल्दी से सोच के बताओ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सोच के बताओ, जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन बीकर 4,
ठीक है, ऐसा इसने कहा। अगला कह रहा है कि H2 गैस विल बी इवॉल्व इन बीकर्स 1, 2 एंड 3। तो पहले में तो हो जाएगा H2 गैस, बट दूसरे में तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा भाई, दूसरे में नहीं निकलेगा, तीसरे में निकल जाएगा। तो उसने बोला H2 गैस, तो ये लाइन तो गलत हो गई, पक्की पक्की बात गलत है। तो सेकंड वेकंड वाला तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है विगरस रिएक्शन विल अकर इन बीकर फर्स्ट व्हाइल नो रिएक्शन विल अकर इन बीकर 2। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो थर्ड तो बिल्कुल सही है। फिर वो कह रहा है 2 डिफरेंट गैसेस विल बी इवॉल्व इन बीकर 4। 2 डिफरेंट गैसेस इवॉल्व होंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यानी कि फोर्थ तो बेटा गलत हो गया। ठीक है, तो फटाफट से आंसर लगाओ इसका, लगाओ भाई आंसर लगाओ सब लोग, पहले पहले खुद से लगाओ बच्चों, फिर मैं लगाऊंगा, जल्दी से करो। ठीक है, सब लोग इसका आंसर लगा लीजिए, सब लोग इसका आंसर लगाइए भाई। ठीक है, सब लोग फटाफट इसका आंसर लगा लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बोलो। ठीक है, थर्ड वाला भी गलत है, सेकंड वाला भी गलत है, तो आंसर क्या बचा? सॉरी, थर्ड वाला तो सही है। अब देखो थर्ड वाला कहाँ कहाँ है और सेकंड वाला कहाँ कहाँ नहीं है, पहले तो इसको ऐसे देखो। देखो अब सेकंड यहाँ पर, ये तो वही आंसर गलत, ए तो होगा नहीं। ठीक है, ए नहीं होगा और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वहां भी सेकंड है। ठीक है, तो बचा कौन सा? सी और बी बचा। अब सी और बी में से आंसर है ना, सी और बी में से आंसर, इसमें से एक सोचना पड़ेगा भाई। अब तो सोच ही लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो फोर्थ देखते हैं क्या कह रहा है। 2 डिफरेंट गैसेस विल बी इवॉल्व इन बीकर 4। भाई ये लाइन तो बिल्कुल गलत है, 2 गैसेस तो नहीं निकलेंगी यहाँ। तो बचा क्या? फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि अच्छा हाँ, प्यारे बच्चों जा रहे सारे जग से न्यारे बच्चों, भैया H के बाद आता है कॉपर, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्टिविटी सीरीज भूल गए क्या? तो हमें आंसर मिल गया है फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो ये लाइन जो थी वो ठीक थी। क्लियर है? आई होप कि सबको क्लियर होगा, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बट हाँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करके फ्रेम किया है, पढ़ना ज्यादा पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है इन क्वेश्चन में, इसी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अलग सा कॉन्सेप्ट आएगा जो आप कर ना पाओ, लेकिन क्या ना, टाइम टेकिंग हो जाता है। क्वेश्चन आपको थोड़ा सोचने में मजबूर करेगा और थोड़ा सा चेक करेगा कि आपका अंदर पेशेंस लेवल कितना है। पेशेंस मत लूज करना, थोड़ा सा बैठ के शांति मन से सोचना कि कहाँ पे कौन सी चीज हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 22 वाला जो क्वेश्चन है, मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल ठीक बात है। वो कहता है द सेकंड मेंबर इज इथेन व्हिच हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो गलत लिख दिया भाई, कहता है C2H4, तो ये तो हमारा नहीं होगा, गलत हो, यानी कि लाइन तो गलत हो गई। हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ मीथेन। अब देखो भाई, मास बढ़ गया है ना। अगर जैसे मान लो CH4 है और ये C2H6 होगा, अगर इथेन होगा तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा। ठीक है, आगे देखिए, हैज द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला एज मीथेन। बोलो क्या ये सही लाइन है? हैज द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला एज मीथेन। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत लाइन है। तो आप बताओ आंसर क्या होगा? दिख गया आपको आंसर? सेकंड और फोर्थ यहाँ पे सही है बेटा, तो आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करो। नेक्स्ट है IUPAC। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH और नीचे एक ब्रांच दे दिया उसने, पर इसको ना ओपन करना पड़ेगा बेटा। ऐसे जो क्वेश्चन होता है ना, इनको देखना पड़ता है ठीक से। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर एक CH है, फिर वो यहाँ पे 2 कार्बन है। एक तो देखो मान लो ऐसे लगा दो, एक लगा दो ऐसे, तो ठीक से देखो, इस IUPAC को ठीक से देखना पड़ेगा। इसमें हम बनाएंगे एक मेन चेन। ठीक है, बाकी तो ब्रांचिंग वाली बात हो जाएगी, 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं। अगर मैं इसको मेन चेन मान लूँ बेटा और नंबरिंग कर दूं, यहाँ से कर दूं या यहाँ से कर दूं, एक ही बात पड़ेगी, 1 2 3 4। उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले वर्ड रूट लिख लो, ब्यूट, फिर सिंगल बॉन्ड एन, और 2 और 3 पर क्या है? डाइमिथाइल है ना। 2,2 पे क्या है? मिथाइल है। 2,3 पे लिख सकते हैं 2,3
डाई मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो देखो आंसर कहाँ छुपा बैठा हुआ है, ये आपका सी पार्ट है। आंसर क्या हो गया आपका, सी वाला 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। प्यारे बच्चों फटाफट से इसको नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेमिंग पे भी कई बार और अच्छे क्वेश्चन भी मिल सकता है, क्योंकि एक नंबर का एक ही आध नंबर का देगा, लेकिन अगर अच्छा से दे दिया तो फिर आपको आना चाहिए करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का। तो इसका देख लेते हैं फटाफट से क्या आंसर होगा, सोचते हैं। पहले आप खुद से पढ़ो भाई, सारा कुछ मुझसे कराओगे तो बड़ी दिक्कत है। द मेटल लाइक सोडियम कैल्शियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। द मेटल्स लाइक सोडियम कैल्शियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात तो ठीक है भाई, क्योंकि देखो सोडियम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा वो दूसरों को रिड्यूस करेगा। कैल्शियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दूसरों को रिड्यूस कर सकता है। फिर वो कहता है समटाइम्स, जो रीजन में कहता है समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। तो बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों लाइनें ठीक है, बट जो रीजन दिया है सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ऊपर वाले का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताओ 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 बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखो यही था भाई, इफ बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमने कर लिया इसको, ठीक है। 24 का बी हो गया। आगे बढ़ जाए, चलें भाई, बोलो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। स्टेट एनी वन ऑब्जर्वेशन व्हेन सोडियम सल्फेट इज मिक्स विद बेरियम क्लोराइड। क्या होगा भाई जब सोडियम सल्फेट जो है, बच्चों वाली रिएक्शन हो गई, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है, बोलो भाई, Na2SO4 प्लस क्या है, प्लस क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस BaCl2। तो एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा किसका, बासो4 का, है ना, BaSO4 का। अब बासो4 मत बोलना भाई, इसको BaSO4 है, बुरा मान जाएंगे। बेरियम सल्फेट जिनकी पीपीटी कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। प्लस प्लस में क्या बनेगा, बोलो भाई, BaSO4 जुड़ गए तो फिर क्या बन जाएगा, NaCl मिल जाएगा, ट्वाइस NaCl हो सकता है, ठीक है। बैलेंसिंग खुद से कर लेना, बैलेंसिंग मुझसे मत कराओ भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं। सोडियम मेटल इज एडेड टू वाटर। तो सबको पता है सोडियम मेटल पानी से ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, धमाका हो जाता है। NaOH बनेगा, H2 बनेगा और बहुत सारी हीट निकलेगी, ठीक है। तो दिखा देते हैं करके कैसे होगा। तो सोडियम है, H2O बन डालेंगे, क्या बनेगा, NaOH बनेगा, प्लस H2 गैस निकलेगी और खूब सारी हीट निकलेगी जो इस H2 गैस को धमाका करा देगी, ठीक है। तो ये बात पता होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। भैया देखो लाइम जो होता है, जो चूना सुना है, चूना, क्विक लाइम से बोलते हैं, क्या है ये, क्विक लाइम, है ना। इसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, इसमें पानी मिला के व्हाइट वॉश करते थे, आज भी करते होंगे कहीं ना कहीं। तो CaO प्लस H2O, ठीक है, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम बनेगा, प्लस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा बेटा, ट्रिमेंडस अमाउंट। ये क्या है, स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारी हीट निकलेगी। अगर कभी आपने चूने के पानी में, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोला और अपना उसमें अपना हाथ डाल दिया, बेटा उंगलियां जल जाएंगी, पहले बता देता हूँ, ऐसा करना नहीं। फिर वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर वाटर में थोड़ा सा कुछ सॉल्ट सोल्यूशन मिला के या कुछ थोड़ा हल्का सा एसिड वगैरह मिलाकर और हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो क्या होगा, H2 और O2 में ब्रेक हो जाएगा, है ना। एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा हमें, ठीक है। तो जब वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा, हमें मिलेगा H2, हमें मिलेगा O2, ठीक है। O2 मिलेगा एनोड पर और H2 मिलेगा कैथोड पर, ठीक है। तो आई होप कि आराम से इसकी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, खुशी खुशी मजे मजे में, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सा था ये, खैर क्वेश्चन। तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर 26 क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन G गैस इज प्रोड्यूस्ड, ओके, एट एनोड। तो एनोड पर कौन सी गैस होती है भैया, पहले लिख देता हूँ, क्लोरीन होगा। एनोड पे कौन सी गैस बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है, ठीक है। कौन सी गैस बनी, क्लोरीन मिल गया, ठीक है। यहाँ पे Cl2 प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इज लिबरेटेड एट एनोड व्हेन दिस G गैस, यानी कि व्हेन दिस G कौन है यहाँ पे, Cl2 इज पास थ्रू स्लेक्ड लाइम, है ना। स्लेक्ड लाइम क्या है, क्या होता है स्लेक्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, अ कंपाउंड C इज फॉर्म्ड।
देखो भाई अभी पास ही करा देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस है प्लस Cl2। सबको पता है भाई, सबको पता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, क्या बोलेंगे इसको, ब्लीचिंग पाउडर बोल, ठीक है, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। कंपाउंड जो है सी, तो Cl2 क्या था यहाँ पर, हमारा G वाला कंपाउंड था, ठीक है। एंड स्लेक्ट लाइम तो बता ही दिया उसने, स्लेक्ट लाइम कंपाउंड सी इज फॉर्म, तो कंपाउंड सी कौन हुआ, ये अपना सी हो गया, विच इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ऑब्वियसली जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है। स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सी, भाई ये ऑलरेडी लिख दिया हमने, ये लो तुम्हारे कहने से पहले लिख दिया भाई। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी, गिव इट्स केमिकल नेम। तो कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम तो यही है ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम बता देते हैं चलो, है ना, कैल्शियम ऑक्सी और क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड लिख सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, फॉर्मूला लिख दिया है CaOCl2, केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम हो गया, फॉर्मूला CaOCl2 हो गया, ठीक है। वाटर के डिसइंफेक्टिंग में डिसइंफेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है, और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी तो है ही, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है ना, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट्स विद कॉपर। तो देखो भाई जब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड करते हैं तो एक में हमें मिलता है आपका ब्राउन फ्यूम्स, याद करो ब्राउन फ्यूम्स कहाँ मिलता है, ठीक है। तो जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो आपको मिलेगा ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, और जब आप डाइल्यूट डालेंगे तो आपको NO गैस मिलती है, तो वहां पे उस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से रिएक्शन लिख लो भाई, पहले तो खुद से रिकॉल करो, कॉपर में आप कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो क्या मिलेगा, बोलो भाई, क्या ना, रिएक्शन लिखो, पहले रिएक्शन बनाओ, बनाओ खुद से बनाओ भाई, ये खुद से बनाने का प्रयास करें आप लोग। कॉपर में क्या डाल रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देते हैं, रिएक्शन है कोई ऐसा नहीं है कि कठिन हो, कंसंट्रेटेड HNO3, पहले खुद से प्रयास कर लो, क्या बनेगा, CuNO3 का, बस देखो बनेगा नहीं बनेगा, चेक करो, कॉपर नाइट्रेट बनेगा नहीं बनेगा बेटा, ठीक है, चेक करो फटाफट। फिर क्या बन जाएगा आपका, प्लस हमें निकाल देते हैं NO2, प्लस हम निकाल देंगे, बैलेंसिंग तो खुद से कर ही सकते हैं। अब NO2 क्या होता है ना, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बेटा, इसका ब्राउन फ्यूम्स मिल जाता है, ठीक है। अब अगर यही हम डाइल्यूट HNO3 के साथ करें, अब ये हम किसके साथ करें, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, NO2 की जगह पे ना बेटा, NO2 की जगह पे NO मिलेगा, ठीक है, प्लस H2 ऐसे लिख दो, बैलेंस आप खुद से कर लेना, CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो अगर आप कॉपर का रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ, थोड़ा सा अंतर आएगा, NO2 की जगह पे क्या मिलेगा, NO मिलेगा, तो दोनों रिएक्शन लिख लिया, बैलेंस खुद से कर लें प्यारे बच्चों। बोलो नहीं 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 सर आप खुद ही करो, भाई ऐसे नहीं है, बैलेंस वैलेंस तो खुद से करो, बैलेंस भी मैं करूंगा तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लो भाई, लो भाई, चलो एक तुम्हारे लिए कर दिया, अब ऊपर वाला खुद से कर लेना, ठीक है। तो नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द अबव रिएक्शन, तो जो ये रिएक्शन लिखी इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ इसमें ऑक्सीडाइज, तो देखो साफ दिख रहा है भाई, देखो HNO3 क्या है, HNO3 खुद में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कॉपर को, तो हम बोल सकते हैं कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, तो आंसर मिल गया, इसका आंसर क्या होगा, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ भाई, है ना, क्या करूं, नीले पेन से लिखूं तो दिखेगा ये, ठीक है, तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, आई होप कि समझ में आया होगा और पढ़ने में मजा आया होगा। फिर कह रहा है डिफरेंशिएट, अगला क्वेश्चन आ गया और वाला, डिफरेंशिएट नॉर्मल आइसो न्यू फॉर्म्स ऑफ आइसोमर फॉर C6H14, यानी कि भाई हेक्सेन के आइसोमर पूछ रहे हैं साहब, हेक्सेन के आइसोमर पूछ लिया इन्होंने, है ना, कितनी खराब बात है ये, चलो बना देते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, HB लगा दूं, चलो ठीक है भाई HB लगा देते हैं, तो सर साहब खुद से करो भाई, करेंगे बेटा, जिनको नंबर चाहिए ना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तुम भी कर लो, ठीक है। तो हेक्सेन बन गया, है ना, 1 2 3 4 5 6, अब एक काम करो, अब अगले वाले में मैच नहीं लगाऊंगा, ठीक है, एक कार्बन यहाँ रखो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, आइसो, है ना, आइसो हेक्सेन भी बोल सकते हैं, टेक्निकली इसको क्या बोलेंगे, एन हेक्सेन, क्या बोलेंगे,
एन हेक्सेन, इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। जिसको आईयूपीएससी नेमिंग नहीं आती है वो कार्बन एंड कंपाउंड वाला वीडियो देखिए, आप लिखिए, टाइप करिए कार्बन एंड कंपाउंड पार्ट 1 या कार्बन एंड कंपाउंड पार्ट 2 केमिस्ट्री आउल, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो पार्ट 2 में मिल जाएगा वो, आप देखना उसको, कार्बन एंड कंपाउंड का काफी मेहनत करके बनाए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, एक बार चेक करिएगा। फिर इसको सी को, अगर सॉरी ये जो सी है इसको यहां से उठा के यहां रखो, ये तीसरा आइसोमर बन गया। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ रखोगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो फिर से सेम बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल यहाँ रख दिया, अगर आप 5th वाला बनाओगे ये बन जाएगा ऐसे कुछ कुछ इस तरह से। अब पूछ क्या रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल आइसो नियोफॉर्म्स। तो देखो जहाँ पर 1 बाइफर्केशन है बेटा, जहाँ पर इस तरह का 1 बाइफर्केशन है, इस तरह से ये अपना आइसोफॉर्म हो गया, ये अपना आइसोफॉर्म्स है। ठीक है, और जहाँ पे ऊपर नीचे दोनों बाइफर्केशन सेकंड लास्ट कार्बन पे, ये अपना नियोफॉर्म्स है। तो इस आइसो नियो वाले चक्कर में डिफरेंशिएट क्या होता है? देखो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाता है। अगर मान लो फॉर्मूला सेम हो तो ऑब्वियसली मास सेम होगा, लेकिन उसके बाद भी जो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाएंगे, जैसे आइसो में थोड़ी बढ़ाई, नियो में थोड़ी ज्यादा ब्रांचिंग कर दी, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग आप बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट जो बीपी है, बीपी वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ये काफी अच्छा सा रिलेशन है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मोर इज द ब्रांचिंग, लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाते हैं। हे भगवान, इतना खतरनाक क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्या है। तो आयरन फिलिंग्स आर पुट इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स ABCD containing ZnSO4, CuSO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, CuCl2 solutions respectively। ठीक है, अब बताना है कि भाई कहां पर क्या होगा, है ना, ऐसा कुछ है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब A, B एंड राइट इफ एनी कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड, इज रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन D और नॉट, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, कुछ कुछ तो देख ही लेंगे। तो नेम द प्रोडक्ट फॉर्म इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? आयरन फिलिंग आर पुट इन आयरन फिलिंग डाल दिया, किसमें डाल दिया? आयरन फिलिंग ZnSO4 में, है ना। तो Fe, एक मिनट यहीं पे समझ सकते हो, Fe प्लस ZnSO4 क्या होगा बेटा? अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद हो, आपको याद हो कैटरीना ने कार मंगाया, ऑल्टो, जेन, फरारी, तो Fe तो बाद में आता है ना, Fe तो बाद में आता है, तो पहले वाले में तो कुछ होगा नहीं, Fe तो बाद में आता है ना, तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि Fe रिड्यूस नहीं कर पाएगा ना, ऐसे तो है, उन्होंने कार मंगाया, ऑल्टो, जेन, तो Fe जो है जेन के मतलब जिंक के नीचे आता है, तो Fe कैन नॉट रिड्यूस जिंक भाई, है ना, तो ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। फिर CuSO4 सोल्यूशन में अगर मैंने आयरन डाल दिया, ठीक है, तो CuSO4 में मैंने आयरन डाल दिया, तो यहाँ तो घटना हो जाएगी, क्या होगा? FeSO4 बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, है ना, आयरन इज मोर रिएक्टिव। अब सब क्या होगा? जो ब्लू कलर है, जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, है ना। FeSO4 कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है FeSO4? ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये कलर चेंज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो इसने क्वेश्चन में यही पूछा है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब ए। तो ए में तो कुछ नहीं बनेगा, बी में क्या होगा? एंड राइट इफ एनी कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड। तो बी में हमने बता दिया कि बी में FeSO4 बनेगा और कलर चेंज होगा कौन सा? ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। कलर कौन सा चेंज होगा बेटा? ब्लू से क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट पहला कैसा होता है? ब्लू होता है, उसके बाद FeSO4 बनेगा तो क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है इज रिएक्शन ऑब्जर्व इन डी और नॉट, एक्सप्लेन और वाई। तो क्या रिएक्शन होगा डी में? बोलो भाई, अब रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये समझना है। तो अगर हम इसमें आयरन नेल डाल दें, मतलब क्या डालना, आयरन फिलिंग डालनी है, आयरन डालना है, तो Fe प्लस CuCl2 क्या होगा? बोलो भाई। तो देखो आयरन ऊपर होता है, कॉपर नीचे है, तो आयरन मोर रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो कहोगे इस रिएक्शन ऑब्जर्व इन डी, बोलो यस। क्यों होगा? क्योंकि भाई आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो FeCl2 बना लेगा, तो रिएक्शन हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े, चलो हो गया क्वेश्चन। राइट एनी कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट यू कैन नोटिस इन बी एंड डी। तो बी और डी में क्या कॉमन है भाई?
बी और डी में, तो बी और डी में कॉमन क्या है कि दोनों में कॉपर निकलेगा। बी और डी में क्या हो जाएगा, कॉपर निकलेगा बेटा। यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu है, यहाँ पे Fe प्लस Cl2 क्या है, Fe प्लस CuCl2 क्या होगा बोलो, FeCl2 बनेगा प्लस क्या होगा, Cu बन जाएगा, FeCl2 प्लस Cu बनेगा। व्हाइट पे पीले से लिखो तो लिखो, दिखता नहीं है। रुको भाई रुको रुको, टेंशन मत लो, नीला भी यूज कर सकते हैं, मना थोड़ी ना है। Fe प्लस CuCl2 क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, FeCl2 प्लस C। यहाँ भी Cu बाहर निकल गया, यहाँ भी Cu बाहर निकल गया, तो ये दोनों ही बातें कॉमन है किसमें, किसमें किसमें, इस B और D में। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 28। आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड मेंशन द रिएक्शन कंडीशंस ऑन एरो हेड। तो क्या होगा, इथेनॉल और Na2CO3 क्या ये रिएक्ट करता है, चेक करो बेटा, अपनी बुक खोल लो, एनसीईआरटी खोल डालो और बताओ होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल मैं तो इस रिएक्शन बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, तुम्हें अगर मन करे तो कर लेना, बिल्कुल मत करना तो नंबर गए। ठीक है, तो CH4 प्लस Cl2 क्या होगा भाई, ये बन जाएगा आपका CH3Cl और एक आपका निकल जाएगा HCl। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर। C2H5OH प्लस Na क्या हो जाएगा, C2H5ONa प्लस आपका निकलेगा H2S। ठीक है, अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस H2 है, तो क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे इसी रिएक्शन को थोड़ा सा हम अलग कराते हैं, रुको बड़ा बड़ा करके कराते हैं, तो इसी रिएक्शन को अगर हम यहाँ कर दें, देखो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 क्या दे देगा, क्या दे देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ PT PD और Ni क्या देगा बेटा, आपका मिल जाएगा एल्केन, है ना। तो इथीन से क्या मिल जाएगा, इथीन से मिल जाएगा आपको प्यारे बच्चों इथेन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब है हमारा प्यारा स्टीरिफिकेशन रिएक्शन, दिख गया होगा, पहचान तो लिया ही होगा बेटा, कार्बन कंपाउंड पढ़ पढ़ के आए हो। ठीक है, तो कैसे नहीं पहचानोगे बोलो, कैसे नहीं पहचानोगे इन सब रिएक्शंस को, है ना। CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस C2H5OH क्या मिल जाएगा हमें, प्यारा सा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। क्या होता है बोलो भाई, क्या होता है वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या होगा, ईस्टर कहलाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, और प्यार से क्या बोलते हैं इसको, ईस्टर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को, इथाइल इथेनोएट बन गया, ईस्टर बन गया। ईस्टर क्या होता है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ जाए, बोलो 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 जल्दी से बोलो, बढ़ जाए आगे। अरे रुक जाओ, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो पेल येलो कलर सॉलिड पाउडर X कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग गैस Y which is produced at anode during chloralkali process through another compound Z obtained when quicklime is dissolved in water. Then what write the balanced chemical equation involve the preparation of X। चलो सोचते क्या है कहानी, है ना, फटाफट सोच लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। पेल येलो कलर सॉलिड पाउडर है ना, हो सकता है ये ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है। फिर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग Y which is produced at anode during chloralkali process। बेटा Y तो अपना Cl2 है, Y क्या है अपना, Y तो अपना Cl2, Y अपना क्या है, Cl2 है, तो Y अपना Cl2 हो गया, which is produced at anode during chloralkali process through another compound Z obtained when quicklime is dissolved in water। जब क्विकलाइम को पानी में डिसॉल्व करोगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, जब क्विकलाइम को पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, बोलो प्यारे बच्चों, जब क्विकलाइम को पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये तो मिलेगा। ठीक है, पास टू अनदर कंपाउंड Z मैंने को, एक तो ये क्या है, Z है, इस क्या पास कर रहे हैं हम इसमें, प्लस Cl2 पास कर रहे हैं, ये Cl2 क्या बोला इन्होंने, Y बोला। ठीक है, देन राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर हो रहा है, X है ना, तो X क्या बनेगा भाई, CaOCl2 बनेगा, यही अपना क्या है, X है। ब्लीचिंग पाउडर बन गया। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बोलो भाई, लिख दिया। ठीक है, फटाफट मेंशन एनी वन यूज ऑफ X। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम आता है, ब्लीचिंग एजेंट तो है ही, वो उसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब यूजेस लिख दो। और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Z, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Z बनाना है। अच्छा, Z कैसे बनेगा, Z भी बना देंगे भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। CaO है ना, CaO प्लस H2O
क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये लो भाई जेड बनाने की रिएक्शन लिख दिया, ठीक है, चूने में पानी मिला दो भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, स्लेट लाइम बन जाएगा। हमें ये रिएक्शन का आंसर भी, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ जेड? तो जब जेड बनेगा ना बेटा, तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगा, है ना। जब जेड बनेगा तो क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक हो जाएगी भैया। रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तो ये हो गया कहानी, नेचर कैसा एक्सोथर्मिक है ना। हीट इवॉल्व होगी, हीट क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी। बहुत सारी हीट क्या होगी बेटा, इवॉल्व होगी। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस इफ वी पास एक्सेस ऑफ CO2 गैस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ जेड इंस्टेड ऑफ गैस वाई, है ना। इंस्टेड ऑफ गैस वाई, कहाँ है जेड हमारा। अब वो कह रहा है अगर जेड में, जो जेड हमारा क्या बना है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कह रहा है उससे एक्सेस गैस पास कर दें, एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास कर दें थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ जेड, क्या बनेगा, है ना। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है भाई, उसमें अगर जेड पास करोगे तो क्या, सॉरी जेड CO2 पास करो तो क्या बनेगा। अब भाई ये तो खुद से बताओ, चलो बताओ बताओ, ये मैं नहीं बता रहा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा भाई, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 डालेंगे तो क्या हो, जल्दी सोचो। तब तक मैं आपकी फिजिक्स के लिए खगेश सर को बुलाता हूँ, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। अभी बताते हैं इसको, पहले इसको करो तो पहले खुद से सोचो तो थोड़ा सा। खगेश सर आप जहां पर भी हैं, खगेश सर आप जहां पर भी हैं, फिजिक्स कराइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 डालेंगे तो क्या होगा, जल्दी से सोचो भाई, जल्दी से सोचो, क्या बनेगा, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, है ना, क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। KOH का होल ट्वाइस में CO2, खगेश सर के आने से पहले बता दो भाई, खगेश सर जब तक आ जाए तब तक सब लोग देख देख के, है ना, बुक खोल लो अपनी अपनी, मैं समझ रहा हूँ बुक खोल रहे हैं सबके सब, ठीक है। बताओ फटाफट, खगेश सर फटाफट, आप फटाफट एक गिलास पानी पी लो, और अब आपका फिजिक्स का मैराथन शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बता दो। गुड मॉर्निंग खगेश सर, हमारे सुबह सो गए, ठीक है, कोई बात नहीं है खगेश सर, माइक ऑन कर लो फटाफट। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और आई होप कि आपको जो है केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन करके काफी मजा आया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है ना, अच्छा आप लोगों ने सबने यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी सैंपल पेपर बोर्ड के क्वेश्चंस, है ना, रेप्लिका मैंने उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कहीं ना कहीं किया होगा। बट अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करके अभी केमिस्ट्री और बायो से आपको अंदाजा लग गया होगा। तो जो हमारा सेक्शन सी है फिजिक्स, वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये लीजिए सर, और ये आंसर मैं बता देता हूँ इनको मैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, और जब और एक्सेस में करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम, और अगर ज्यादा CO2 डालेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। मॉर्निंग के बज चुके हैं कितने, 4:15, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप आई होप कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, बिल्कुल एग्जाम अच्छे से करके आना है, टेंशन नहीं लेनी है, पेशेंस रखना है। कोई तगड़ा सा क्वेश्चन दिख भी जाए तो उसको धीरे धीरे उससे बातचीत करनी है, ये नहीं कि क्वेश्चन बड़ा सा देखा और हम भाग खड़े हुए, ठीक है। एनर्जी लेवल डाउन नहीं होने देना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि देखो जब आप बेचैन हो जाएंगे ना, मन में गुस्सा आएगा, ये लगेगा अरे यार तुम्हारे पढ़ा नहीं, ऐसा है वैसा है, वहां पे इस तरह की बातें सोचना नहीं है, शांत मन से सोचना कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ इसका, ठीक है। और आई हाँ विश यू देखो, ऑल द जैसे बेस्ट, कि है ना। जैसे सर ने भी बोला ना, इससे मैं एक छोटा सा चीज बताता हूँ कि जब मैं अपना एग्जाम दे रहा था जेई वगैरह का, तो उसमें जो मेरा सेट था मुझे आज भी याद है, तब ऑफलाइन एग्जाम होते थे सर। उस समय ऐसा हुआ था कि शुरू के 4 से 5 क्वेश्चन में तो तैयारी मेरी थी, बट शुरू के 4 से 5 सवाल मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें है क्या। तो ना उस समय आपको घबराना नहीं, जैसे मान लो हो सकता है पहला क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई दिक्कत नहीं है, करते करते आप एकदम लास्ट तक चले जाओ, कोई ना कोई एक ऐसा सवाल आपको जरूर मिलेगा जहां से आप अपनी मोमेंटम को गेन कर सकते सर हो, मैंने और पीएम उसके बाद फिर सारे सॉल्व होते जाएंगे।
मैंने पीएमटी का एग्जाम दिया था। जी सर। पीएमटी का जब एग्जाम दिया था तो केमिस्ट्री बायो बड़े आराम से मुझसे हो गया था, ठीक है। और जैसे ही फिजिक्स मैंने जब चालू किया ना, तो ये समझ लो मैं सिर्फ मेरे पास एक बोतल रखी थी पानी की, मैंने सॉल्व कम के पानी ज़्यादा पिया। आप समझ रहे हो? तो उस एग्जाम ने मुझे एक्चुअली पानी पिला दिया। तो फिजिक्स में थोड़ा सा टफ लगा, मतलब ठीक है, हो सकता है एक्चुअली हम लोग, मैं बायो स्टूडेंट रहा हूँ तो हो सकता है कि कुछ मुझे वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कम रहा हो मेरा, तो शायद उस समय देखो, मतलब फिर भी मेरे को बीडीएस मेरे को मिल गया था, ओके बीडीएस मिला ओके। था, ठीक है। एमबीबीएस नहीं मिल पाया तो मैंने कहा चलो भाई कुछ और करते हैं लाइफ में, ठीक है। सो खगेश सर फटाफट से इनको फिजिक्स करवा दीजिए, बिल्कुल। ठीक है। और ऑलरेडी वी हैव लीक द पेपर, और माता रानी चाहेंगी, भगवान श्री गणेश चाहेंगे तो यही इसमें से काफी सारे क्वेश्चन इन बच्चों को मिलेंगे एग्जाम में भी। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, मतलब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। ओके, सो आप लोग साथ में कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन और इन सब चीज की नीड होती है, तो आप भी साथ में करते हुए चलो, ताकि जो है आपको एक ये फील रहे कि कैसे अप्रोच करना है कैलकुलेशन और बाकी सारी चीज। तो आप देखो सेक्शन सी जो है हमारा, सेक्शन सी आपका क्या है, फिजिक्स है। इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 से आपको फिजिक्स मिलेगा। अच्छा देखो, हम लोगों ने कोशिश किया बिल्कुल उसी पैटर्न पे रखने का जिस पैटर्न में आपको भी 10 बजे क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, शिवा वाज मेकिंग नोट्स एंड ही रोट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। ध्यान देंगे, शिवा वाज मेकिंग नोट्स and he wrote down the following statement from his understanding of reflection। कहां से कर रहा है, from curved surface कर रहा है। अब आपको याद होना चाहिए, जब हमने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने आपको रिवाइज भी कराया था, तो कर्व्ड सरफेस तो बेटा दोनों होते थे। कर्व्ड सरफेस आपका कॉनकेव भी था, कॉन्वेक्स भी था, ठीक है ना। बस फर्क इस बात का था, जैसे मान लो अगर ये कॉनकेव है, अगर हम इसको कॉनकेव बोले और सेकंड वाले को कॉन्वेक्स बोले, तो कॉनकेव वाले में हमारा क्या होता था, कॉनकेव वाले में ये वाले सरफेस पे हमारा अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग होता था, जब कॉन्वेक्स बोलते थे तो हमारा बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग होता था। बट कर्व्ड सरफेस तो दोनों है। ओके, तो पहला है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, convex mirror always produce real inverted images regardless of the object position। okay, थर्ड कह रहा है, in both concave and convex mirror the image location can be determined using the mirror equation 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, where f is the focal length, v is the image distance and u is the object distance। अब इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पे आपसे कह रहा है कि इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पे आप ये बताइए कि चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। अब इसमें आपके ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप एक मिनट का पॉज लो, आप इस क्वेश्चन को रीड करो, आप इसको अपने हिसाब से देखो कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो है इसको पॉज लिया होगा, आपने वीडियो को रोक के प्रैक्टिस किया होगा सॉल्व करने का। अब मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, वैसे तो कॉनकेव मिरर रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। तो वैसे तो अगर आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर जो है आमतौर पर रियल और इन्वर्टेड बनाता है, लेकिन कॉनकेव मिरर ही है जब एक केस ऐसा आता है जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हो, तो उस केस में आपको इमेज कैसा मिलता है, वर्चुअल और इरेक्ट मिलता है ना, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन तो उस बिहाफ पे सही हो गया। सेकंड कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेज, नहीं, इसकी वजह से ये लाइन गलत होगी। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल एंड रियल तो बनाता ही नहीं है ये, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दो ही कंडीशन है, या तो आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर कहीं भी रखो, पहली बात। दूसरा,
कि आप कॉन्वेक्स मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखो, अदर देन इन्फिनिटी कहीं भी आप रखोगे तो आपको जो है वर्चुअल इरेक्ट, दोनों केस में वर्चुअल इरेक्ट, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड कह रहा है इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मिरर इक्वेशन 1/v + 1/u = f। ठीक है, तो ये तो सही बात है, चाहे मिरर कॉनकेव हो या मिरर कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केस में आप क्या यूज करते हो, 1/v + 1/u = f, और f इज द फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपका फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट हो गया, सेकंड गलत हो गया। तो आप देखो कि इसमें से कौन से ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड है, तो एक ही ऑप्शन है डी वाला। ठीक है, तो 30 का कौन सा आंसर हो गया, 30 का हो गया डी, डी फॉर दिल्ली। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। 31 एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो which explain the reason for us to perceive the day sky as blue। okay, कह रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो which explain the reason, किसका रीजन कह रहा है, रीजन फॉर अस टू perceive the day sky as blue। मतलब वो ये कह रहा है कि जो आपका स्काई का कलर है वो आमतौर पे कैसा है, ब्लू कलर आपको दिखाई देता है ना। ऐसा क्यों है, इसके लिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एज सनलाइट पासेस थ्रू द एटमोस्फेयर, ओके, शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स। ओके, बी द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली बट ब्लू लाइट इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर विजिबल टू द ह्यूमन आई। थर्ड, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ like red and orange scattering more than shorter wavelength making blue stand out more। and the D option is the atmosphere contains blue colored particles that give the sky its blue appearance। okay, तो आप इसको एक थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, आप इस क्वेश्चन को खुद एक बार पढ़ो, उसको सॉल्व करो और फिर आप मेरे ऑप्शन के साथ मैच करो कि क्या आपने जो पढ़ाई किया है उसके बिहाफ पे क्या सही है या गलत है। चलो, तो यहाँ पे ठीक है, आप सबने ट्राई कर लिया, अब मैं डिस्कस करता हूँ। देखो तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें पहला क्या कह रहा है, जब सनलाइट पास करती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, तो वेवलेंथ कैसा है, शॉर्टर है, ठीक बात है। सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर। एक चीज मैंने आपको देखो, जब वेवलेंथ अगर शॉर्टर है मान लो, तो उस दौरान उसका स्कैटरिंग कैसा होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगी, ठीक है, स्कैटरिंग आपका ज्यादा होगा। वो जो रेलिंग वाला जो रेलिंग स्कैटरिंग है उसके थ्रू आपने देखा होगा कि जब वेवलेंथ छोटा है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी कलर्स के कंपैरिजन में ये ब्लू का बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहला ही अपने को सही मिल गया है, फर्स्ट इज द राइट वन। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, स्काई जो है आपको ब्लू कलर का अपीयर होता है। ओके, थैंक यू। तो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 31 का क्या हो गया, 31 का ए इज द राइट आंसर। ओके, तो द नेक्स्ट आपका 32 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन करने का भी एक हैक ये है कि आप लोग क्या करते हो, असर्शन को इंडिविजुअली पढ़ते हो, फिर रीजन को इंडिविजुअली पढ़ते हो, लेकिन टेक्निक इसका ये है, जैसे मैं पढ़ के दिखाता हूँ, जब आप असर्शन पढ़ो और रीजन पढ़ो तो बीच में कनेक्टिविटी है एंड का, दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लाइक जैसे मन बोलते हैं ना कि दोनों सही है,
ए और आर, लेकिन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर हम बोलते हैं कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि ए सही है, आर गलत है। फिर एक लास्ट ऑप्शन होता है कि ए गलत है और आर सही। तो देखते हैं एक बार, कह रहा अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान देना, मिरर कौन सा यूज कर रहा है, कॉन्वेक्स, ऑफ फोकल लेंथ 26, द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी। ध्यान देना बेटा, धोखे धोखे में ये मत कर देना, इमेज विल नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी वो खुद बोल रहा है। तो ऐसे वाले स्टेटमेंट से बच के रहना है। नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी हम धोखे धोखे में पढ़ लेते हैं, इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। रीजन क्या दिया, अब देखो मैं कैसे पढ़ता हूं। An object is placed at a distance of 26 centimeter from a convex mirror of focal length 26 centimeter. The image will not form at infinity because for above given system the equation 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u gives v equal to infinity. अब देखो इस केस में आपको जो है ना ऐसे मतलब पहले इसको आपको देखना पड़ेगा, सॉल्व भी करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं एक बार, ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा हुआ है, मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है। अच्छा ठीक है, ये रहा आपका कॉन्वेक्स, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कहां पे रखा हुआ है, पोल से 26 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गई, 26 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, वो कितना है 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकल लेंथ 26 है। इमेज विल नॉट फॉर्म एट, सही बात है, इमेज इंफिनिटी पे बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मिरर इक्वेशन क्या है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अब किसी को डाउट हो तो डेटा डाल के देख लो। अब देखो मैंने तब भी आपको लाइक चैप्टर में बार बार रिमाइंड कराया था कि यू भी एफ, इसमें से जो भी डेटा आप सब्सटीट्यूट करोगे वो उसके प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, हमें इमेज के बारे में नहीं पता है, ऑब्जेक्ट कितना पे है 26 सेंटीमीटर पर, और सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते थे, पोल से, क्योंकि हमारा ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट पोल होता था। तो मैंने बोला था आपको साइन कन्वेंशन में कि जैसे जो पोल है मिरर के केस में उसको आप 0 मान लो, तो इसके पीछे लेफ्ट वाला नंबर सब कैसा हो गया, निगेटिव, और राइट वाला कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट, अब डिस्टेंस पोल से लेते हैं, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक आप ऐसे चल के जा रहे थे, तो आपको ये कैसा मिला, u निगेटिव होगी, तो 1 बाई वी प्लस यू की जगह पे आप रखोगे -26। और यूनिट का ध्यान रखना सब लोग, है ना, अगर एक चीज सेंटीमीटर में ले रहे हो तो दूसरा भी सेंटीमीटर में फिर लो, अगर एक मीटर में ले रहे हो तो दूसरा भी मीटर में रखो। ऐसा मत कर देना कि कोई सेंटीमीटर में कोई मीटर में, यूनिट का अच्छे से टेक केयर करना है आपको। इज इक्वल टू 1 बाई एफ। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ भी 26 है। अब देखो फोकल लेंथ 26 है, फोकल लेंथ आपका इस साइड आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इधर कैसा है, अब इधर का डेटा कैसा है, पॉजिटिव, तो पोल से फोकस तक जाएंगे तो फोकल लेंथ मिलेगा प्लस का 26, ठीक है। अब सॉल्व करना, 1 बाई वी प्लस और माइनस -1 बाई 26 इज इक्वल टू 1 बाई 26। इस -1 बाई 26 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 बाई 26 प्लस 1 बाई 26, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 2 बाई 26, और 2 से 26 13 टाइम्स जाता है। तो यहां से देखो 1 बाई वी की वैल्यू 1 बाई 13 आई, लेकिन हमसे v नहीं, हमें तो 1 बाई वी नहीं, हमें v चेक करना है। तो वही मैंने वहां पे बोला था आपको क्लास में कि जब भी जैसे 1 बाई वी, 1 बाई यू, 1 बाई एफ इस तरीके से आएगा, बट आपको क्या करना होगा, उसको रेसिप्रोकल करना होगा ताकि आपको सही आंसर दिखे। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो v कितना आ गया, प्लस का 13 सेंटीमीटर, आना भी चाहिए था प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा, राइट साइड में, ठीक है। तो इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है, और वो बोल भी रहा है कि द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी, तो उस बिहाफ पे आपका ए तो सही हो गया। अच्छा सी देखते हैं, रीजन देखते हैं, फॉर अबव गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 1 बाई वी प्लस दिस गिव्स द वी इन्फिनिटी, फॉर अबव नहीं, इस सिस्टम के ऐसा हो सकता है कि किसी और केस में ये इन्फिनिटी आ जाए, बट यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस जो गिवन डेटा है क्या इसके लिए वी इन्फिनिटी मिल रहा है, नहीं, वी तो हमें +13 मिल रहा है,
तो ये गलत हो गया, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, तो कौन सा आपका ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। तो यहां पे तो 32 का कौन सा सही है, सी। 32 का सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका ये डायग्राम गिवन है, कह रहा है द अबव इमेज शोन द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम यूज किया है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, दो चीज कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, पहला कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो स्कीमेटिकली एज ए रेक्टेंगल। अच्छा, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको डिटरमाइन क्या करना है, the above image shown the formation of an image, okay, with an optical instrument, identify the optical instrument in the image। आपको तो सबसे पहले इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में बोल रहा है बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन इन द सिस्टम इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो एक तो आपको फोकल लेंथ बताना है, ठीक है, दूसरा आपको ये भी बताना है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है ये बताओ, ये दो चीज में बताना। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप देखो, ध्यान देना कि आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, पहली लाइट रे गई, यहां टकराई, टकराने के बाद आप देखो यहां से ऐसे जा रही है ये लाइट रे। ठीक है, और यहां से जाने के बाद ये इधर डाइवर्ट कर रही है। ठीक है सर, दूसरा ये यहां से पास कर रही है, ऐसा चली जा रही है, और दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां इमेज बन रहा है। तो अगर आप इस डायग्राम, रे डायग्राम के बिहाफ पे देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सर जो इमेज है, यानी कि जो V है वो 10 सेंटीमीटर है। अभी हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। और जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो U है वो 20 सेंटीमीटर पे है। ओके, तो आपको बताना क्या है, आपको एक तो फोकल लेंथ बताना है। ठीक है सर, ये तो निकल जाएगा फोकल लेंथ, और दूसरा आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है ये बताना है। एक बात सोचो, इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहा है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम किसको देखते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ज्यादातर चीज आपका कैसा होता है, जैसे लेंस को अगर हमें देखना होगा कि लेंस इसमें अच्छा देखो, रे डायग्राम से भी आप पकड़ सकते थे, एक लाइट रे आई आकर के डाइवर्ट हो गई और दूसरा यहां से क्रॉस कर गई, तो डाइवर्जन अगर हो रहा है तो ये किस टाइप का लेंस होगा बताइए। ठीक है, तो ये कैसा लेंस होना चाहिए, देखो दो टाइप का लेंस था, एक कॉन्वेक्स था और एक कॉनकेव था। तो इतना बात तो क्लियर है ना यार कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो मिरर तो ये नहीं होगा, होगा तो लेंस। अब लेंस कॉनकेव हो सकती है और कॉन्वेक्स हो सकती है। तो अगर लाइट रे डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब है डाइवर्जन है, इसका मतलब है कि वो कैसा है, कॉनकेव लेंस है। तो पहला तो क्लियर हो गया हमारा और इमेज भी आप देखो कैसे बन रहा है, ये एक्चुअल में लाइट रे नहीं कट रही है, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर इसको यहां से देखेगा ऐसे तो उसको लगेगा कि यार ये वाली जो लाइट रे है ना कहीं पीछे से आती हुई अपीयर हो रही है और दूसरी वाली क्रॉस कर रही है। तो ये एक्चुअल में लाइट रे मीट नहीं कर रही है, बट दे ट्राई टू अपीयर एज ए कि ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो लेंस यूज हुआ है वो कौन सा है, कॉनकेव है। तो पहला तो आंसर आपको मिल गया। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन वाला, यानी कि जो इसका ए पार्ट है, ए पार्ट का आंसर क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉनकेव। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया कि सर ये जो है वो हमारे पास कॉनकेव है। नेक्स्ट, तो एक तो हो गया। अब बी में आते हैं, हमको निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है कि बताइए कि भैया ये एफ कितना होगा। तो अब यहाँ पे धोखे धोखे में मिरर इक्वेशन मत यूज कर लेना। अब चूंकि लेंस की बात हो रही है तो लेंस इक्वेशन कितना होता है, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है सर,
नाउ वी ट्राई द साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन को आप देखोगे तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, ऑब्जेक्ट ये रहा है ना। अगर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑप्टिकल सेंटर से आप जब लेफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, ध्यान दो, लेंस में मैंने आपको साइन कन्वेंशन क्या बताया था कि अगर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है तो इसके लेफ्ट में जो भी डेटा आएगा निगेटिव, राइट में जो भी आएगा वो पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, वो 20 मतलब 20 सेंटीमीटर पे है, लेकिन क्योंकि लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वाला डेटा कैसा है, निगेटिव। तो अब ये हमारा निगेटिव हो गया साइन कन्वेंशन। वी कितना, इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इमेज है इसका। इमेज कितने पे बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से 10 पे है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है ये भी, तो ये भी कैसा हो गया, निगेटिव। अब इन दोनों को उठा के यहाँ डालते हैं तो 1/v की वैल्यू कितनी है, अब साइन कन्वेंशन के साथ कितना है, -10, ठीक है, ओके। ये -1/u कितना है, -20, ठीक है सर। दिस इज इक्वल टू 1/f। अब देखो मैं एकदम फ्लॉलेसली आपको क्यों बता रहा हूं कि आप साइन कन्वेंशन का टेक केयर करो, आंसर अपना टेक केयर खुद कर लेगा। ऑप्टिक्स में जितने भी सवाल आपको मिलेंगे ना आज एग्जाम में, चाहे वो मिरर इक्वेशन पे हो, चाहे लेंस इक्वेशन पे हो, चाहे मैग्निफिकेशन पे हो, व्हाट एवर इज द क्वेश्चन, यू जस्ट डू वन थिंग। अगर मिरर का सवाल आ रहा है कोई भी, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, एकदम घबराना नहीं है। जो गिवन डेटा है उसको लिख लो कि इमेज डिस्टेंस है या ऑब्जेक्ट है या फोकल लेंथ है, उसको आप नोट करो। फिर आप देखो मिरर है तो मिरर इक्वेशन यूज करो, फिर आप साइन कन्वेंशन यूज करो, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहीं पे साइड में अगर ये दिखा दोगे ना, जैसे ये लेंस है तो लेंस में हमने ऑप्टिकल सेंटर ओ दिखाया, इधर का निगेटिव इधर का पॉजिटिव। इसके पहले हमने मिरर में आपको दिखाया, हमने बीच में पोल लिखा नंबर लाइन पे, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव राइट में, जैसे आप मैथ्स का नंबर सिस्टम में करते हो। तो आप ऐसे दिखाओगे तो एग्जामिनर को इससे अच्छा लगेगा, उसको ये लगेगा कि बच्चे को फिजिक्स तो आती ही है, प्लस में साइन कन्वेंशन का पूरा नॉलेज है इसको, ठीक है। अच्छा चलो यार, तो ये हो गया, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया कितना, माइनस का 1/10, और ये देखो बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1/20 इज इक्वल टू 1/f, 1/f। तो अब इसको ठीक कर लो, कितना हो गया, 1/20 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा, आप यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करो, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ, बट मैं आपको इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि आप सब कुछ पढ़ के गए लेकिन इतना डेटा स्टोर है आपके माइंड में, कई बार आप छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, ठीक है ना, क्वेश्चन को खास करके सिर्फ फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा होते हैं, तो आप क्या करते हो कि छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से गलती करते हो, और ये मैंने बच्चों को करते हुए देखा है। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 20 और 10 का, ठीक है, कितना हो गया 20, तो एलसीएम इज 20। ये कितना हो गया 1 माइनस, और ये कितना हो गया 10 2 जा 20 और ये 2 1 जा 2, दिस इज इक्वल टू 1/f, दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/f। अब देखो अब यहीं पे छोड़ मत देना, अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, f कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर, और आना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि फोकस भी कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर के, ये ऑप्टिकल सेंटर है लेफ्ट में ही है, तो माइनस आना चाहिए था, यस सर। और मैग्नीट्यूड कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो इसमें कितना आ गया आपको, तो आपका एफ का वैल्यू आ गया -20, ठीक है। एफ का वैल्यू आ गया -20, और ये तो हमने बता ही दिया था कि इसमें कैसा लेंस आ रहा था, कॉनकेव, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन, आपको समझ में आया होगा। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 34 है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है। तो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, ध्यान दो, देखो इधर। अच्छा फिर से मैं सेम बोलूंगा, आप 1 मिनट के लिए जरूर पॉज करना, पॉज करके पहले सॉल्व करना, फिर देखना कि क्या आंसर आ रहा है, एंड देन उसके बाद जो है बेटा, फिर जो है आप उसके बाद इसको दोबारा जो है ना,
सॉल्व कर लेना, फिर मेरे आंसर से मैच कर लेना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है, अच्छा इसमें दो पार्ट है, तो पहला जैसे 34 का पार्ट ए है, उसमें क्या है, ये सर्किट डायग्राम गिवन है, कह रहा फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर। पहला सवाल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू 8 ओम रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, वो टोटल मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक बात है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है, इन दो 8 ओम के रेजिस्टर जो कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है सर। दूसरा कह रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम, इस 4 ओम के रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, आपको ये बताना है। चलो तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला, तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, हमें आर इक्विवेलेंट बताना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इस सर्किट में पहले तो हम इस सर्किट को वापस ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका अमीटर है, यहां से ये वायर, यहाँ पे आपका ये बैटरी कनेक्टेड है, मतलब सोर्स है। यहाँ पे आपका ये स्विच कनेक्टेड है, यहाँ पे एक और अमीटर कनेक्टेड है, और ये आपका वायर हो गया। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस से कितना 8 वोल्ट है, बैटरी के प्लस से करंट निकलेगा। ये करंट जब यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसकी वैल्यू 4 ओम है। फिर ये करंट जब आगे जाएगा एंटर करेगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर ये करंट जब यहाँ आएगा तो ये दो जगह डिवाइड होगा, इसमें और इसमें। अब यहाँ पे आके देखो करंट दो जगह डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, 8 ओम वाले पैरेलल में। जहां से करंट का डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, चाहे सर्किट कैसा भी हो, आप सीरीज और पैरेलल के सवाल में कंफ्यूज मत होना। जहां तक करंट सेम जा रहा है वो सीरीज है सर। अगर वो सीरीज है तो वहां पे R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला फंडा, यस सर। उसके बाद जैसे ही आप मान लो कहीं आगे गए और आपको वहां से डिवीजन स्टार्ट हो गई, मतलब वो वाला हिस्सा, वो वाला पोर्शन किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट के लिए आप क्या यूज करते हो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आके करंट डिवाइड हो गई, फिर ये दोनों करंट यहाँ तक चल के आया, यहाँ से ऐसे और यहाँ से, फिर ये दोनों करंट ऐड होकर के इसमें वापस गई, ठीक है। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो प्लस, यहाँ पे लीव कर रहा है तो माइनस। ये आपकी सर्किट है। अब इसके अंदर सबसे जो पहला पार्ट है, उसमें कह रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है दो 8 ओम के रजिस्टर जब कॉम्बिनेशन में। अब ध्यान दो, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो इनका हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो आप यूज करो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। This is equal to 1/R1, 1/R1, 1/8 plus 1/8. This is equal to 2 times 2/8 and this 4 times गया तो ये बच गया आपका 1/4. 1/R equivalent is 1/4. तो R equivalent कितना होगा, 4 ओम। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ चुका आपका, है ना। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका, कितना है, 4 ओम। नाउ गो टू द सेकेंड पार्ट। तो मैं आपका सेकंड पार्ट यहाँ पर, देखो यार, इसके सेकंड पार्ट में करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम पूछ रहा है। कहाँ है 4 ओम आपका, ये रहा 4 ओम। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पूछ रहा है, दिस इज द 4 ओम करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम वायर। ध्यान देना, अब इस सर्किट को वापस रीड्रॉ करो। अच्छा मैं आपको उसी स्टाइल में आंसर लिख के दिखा रहा हूं जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें पहले सर्किट को रीड्रॉ करो। तो अब आपका सर्किट कैसा हो गया, अमीटर था, ये ऐसे ही रहेंगे, यहाँ से ऐसे आया, इन दोनों 8 ओम का इक्विवेलेंट कितना आ गया था, 4 ओम, रिप्लेस्ड बाय दैट सिंपल वायर ऑफ
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम, यहाँ से आपकी बैटरी, ये आपका स्विच, ये आपका दूसरा अमीटर, ठीक है, ये 4 ओम, ये 8 वोल्ट, यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ एंटर कर रही है प्लस माइनस, यहाँ से आगे एंटर की प्लस माइनस, यहाँ से एंटर की प्लस माइनस, ये करंट यहाँ आई, ठीक है, यहाँ आने के बाद यहाँ से एंटर की प्लस माइनस, स्विच ऑन था ऑब्वियसली। तो आपको बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा इस 4 ओम के वायर में, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल करके नेगेटिव में जा रही है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस सिंपल सी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बेटा फाइंड कर लीजिए, सॉरी टोटल करंट फाइंड कर, टोटल करंट कितना होगा इसमें, देखो यार। तो वी नो डैट, आप इस तरीके से ना लिखना भी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन स्टाइल भी इंपॉर्टेंट है। वी नो डैट V इज इक्वल टू I इंटू R। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेना चाहिए टोटल करंट, I टोटल इज इक्वल टू V बाई R टोटल। तो I टोटल आप पता कर लो, V कितना है 8 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई R टोटल, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम ये और 4 ओम ये। अब देखो ये वाला 4 और ये वाला 4 किस में है, सीरीज में है, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, इससे ये कैंसिल हुआ 1 टाइम्स, तो टोटल करंट कितनी आ गई, टोटल करंट आ गया आपका 1 एम्पियर। यूनिट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूनिट का आप खास ख्याल रखेंगे, अदरवाइज यूनिट के नंबर भी बेटा कट जाते हैं। चलो, तो टोटल करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। अच्छा, अब इसमें और क्या पूछ रहा है तुमसे, ध्यान देना, ये तो ये हो गया, बट पूछ रहा है कि यार ये बताओ 4 ओम में कितना, 4 ओम रजिस्टर में कितना करंट होगा। देखो अब सीरीज में क्या होती है, सीरीज में करंट सेम होती है, तो जो करंट यहाँ से निकली है 1 एम्पियर की, वही करंट यहाँ जाएगी और वही करंट यहाँ जाएगी। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो हमारा करंट होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। चलो यार, तो आपका तो आपके ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, है ना, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपने भी जब सॉल्व किया होगा तो आपको यही आंसर आया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, तो ये तो आपका सेम ही क्वेश्चन है, मतलब उसी का था ए पार्ट में, अभी हमने ये सॉल्व कर लिया दोनों। अब इसका एक और वाला पार्ट है, हम उस पे आते हैं। ये तो ऑलरेडी डन हो गया हमारा, ये तो टेंशन हमारा सॉल्व। अब ये देखो इसका और वाला पार्ट है, मैंने बोला था ना कि उसमें दो पार्ट थे, पार्ट ए में दो सेक्शन था, मतलब दो क्वेश्चन थे 1 और 2, और ये उसी का और वाला पार्ट है, मतलब बी वाले सेक्शन में। ध्यान देना, यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, स्टडी द सर्किट एंड फाइंड आउट, पहला क्या बोल रहा है, फाइंड करंट इन 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर में कितना करंट होगा, एक तो ये बताना है, ठीक है। दूसरा आपको बताना है डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ अमीटर A1 एंड A2, A1 और A2 में जो A1, मतलब देखो यहाँ पे एक अमीटर A1 लगा है, एक अमीटर A2 लगा है, तो सर जब करंट जाएगा तो A1 कुछ करंट सेंस करेगा, कुछ A2 सेंस किया, उन दोनों का जो रीडिंग है उसमें डिफरेंस कितना है, ये पूछा है सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले तो सर्किट को रीड्रॉ करो, तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो पहले इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा बैटरी, ये रजिस्टर है, आगे गए, यहाँ पे पहला अमीटर A1, रेजिस्टेंस है 12 ओम का,
स्विच, दूसरा अमीटर A2, ये 24 ओम है, ये भी आपका 24 ओम है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ये 12 ओम। चलो यार, ये कितना है, ये 6 वोल्ट है बैटरी, ये इसका ऑफ कोर्स प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से करंट निकलेगा, ये करंट यहाँ आएगा। देखो जब ये करंट इस पॉइंट पे आएगा तो उसको दो रास्ते दिख रहे हैं, 24 और 20, तो कुछ करंट इसमें चली जाएगी और कुछ करंट इसमें चला जाएगा, फिर ये करंट चलता रहेगा यहाँ तक आएगा, ये वाला यहाँ तक आएगा, दोनों मिल करके फिर इस A1 में फ्लो करेंगे। तो वो जो सेकंड वाला पार्ट पूछा है ना, A1 और A2 में डिफरेंस, वो A1 और A2 में जो डिफरेंस पूछा है तो वो यही वाला कि जब ये करंट यहाँ जाएगा तो जब यहाँ से क्रॉस किया तो A1 ने कुछ सेंस किया, फिर जब वो आगे जाएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस, फिर ये करंट यहाँ एंटर करेगा तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, फिर A2 कुछ सेंस करेगा और फिर फाइनली यहाँ चला जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यार, ये वाला जो 24 और 24 है ये किस में है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है करंट का, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकालने से पहले इसका पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, तो आप ये रीड्रॉ किया सर्किट, तो आप यहाँ पे इसको मार्क करोगे कि भाई ये हमारा दोनों पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, और ये कितना हो जाएगा 1/24 प्लस 1/24, ये कितना हो गया 2/24, ये कितना हो गया 1/12। तो अब ध्यान दो 1/R इक्विवेलेंट कितनी हो गई, दिस इज इक्वल टू 1/12। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये हो गया 12 ओम, कितना हो गया 12 ओम। अब इसके बाद क्या करो, जब ये 12 ओम आ गया, अब इस सर्किट को यहाँ पे रीड्रॉ कर दो। ये इक्विवेलेंट कितना आ गया 12 ओम, तो रिप्लेस बाय द वायर हैविंग रेजिस्टेंस 12 ओम। यहाँ पे ऑलरेडी 12 ओम गिवन है, ठीक है, ये आपकी थी कितनी 6 वोल्ट, यहाँ से करंट निकला आई, ये करंट इस यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं और फिर वापस ये। तो सबसे पहले इसमें देख लो टोटल करंट कितना है, तो आई टोटल इक्वल टू V/R टोटल, V कितना है 6। अब टोटल देखो, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल यानी इक्विवेलेंट, अब ये दोनों सीरीज में है, ये वाला और ये वाला, तो सीरीज में तो ऐड होता है, तो 12 और 12 कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर। अब एक बात ध्यान देना, ये आ गई तुम्हारी 0.25 एम्पियर टोटल करंट, ठीक है। अब चूंकि सीरीज है तो जो करंट इस वाले 12 ओम में जाएगा वही करंट इस वाले 12 ओम में जाएगा। अरे बोलो यार, यस सर। तो हमारा यहाँ पे अब अमीटर कितना रीड करेगा, तो यही जो 0.25 एम्पियर करंट है, यही करंट यहाँ से एंटर की अमीटर 1 से, ठीक है, चूंकि सीरीज है तो सेम करंट है, यही करंट चलती गई 0.25 एम्पियर की, चलती गई यहाँ आई, यहाँ अमीटर 2 से भी, तो अमीटर 2 ने भी कितना सेंस किया 0.25, A1 ने भी कितना सेंस किया 0.25। आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ अमीटर 1 एंड 2। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने बताया आपको। तो सेकंड पार्ट में जो सेकंड पार्ट है इसका, तो इसमें अमीटर में कितना रीड हो रहा है, तो A1 और A2 चूंकि दोनों सीरीज में है और सीरीज में करंट सेम होती, तो आप लिखोगे सिंस इन सीरीज सर्किट
सिंस इन सीरीज सर्किट करंट जो है आपका सीरीज सर्किट में कैसा होता है, सेम होता है। सीरीज सर्किट में करंट कैसा होता है, सेम होता है। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है। देखो, बंद करो। और ये और जो वो वायर हिल गया। हेलो हेलो। स्टार्टिंग तो मैं फिर, हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 34 पे था।